नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th की समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक से अध्याय 7, कौन सा अध्याय? अध्याय 7 अर्थात नाम क्या है उसका? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, आप वैश्वीकरण शब्द को समझिए। पहले पहले चैप्टर के नाम को समझिए। वैश्वीकरण शब्द दो शब्दों से मुख्यतः मिलकर बना है, एक विश्व, दूसरा एकीकरण। किसका एकीकरण? तो विश्व का एकीकरण। एकीकरण क्या होता है? तो एकीकरण होता है अर्थात क्या? एक हो जाना। क्या हो जाना? एक हो जाना। कौन एक हो रहा है? तो विश्व एक हो रहा है। किस प्रकार से एक हो रहा है? तो देखिए, सांस्कृतिक रूप से हो रहा है। एक दूसरे के कल्चर कहीं न कहीं यहाँ क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। दूसरा वैश्वीकरण में और क्या हो रहा है? तो आर्थिक रूप से पूरा विश्व एक हो रहा है, विश्व का पूरा बाजार एक हो रहा है और लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाके बस जा रहे हैं, कभी आजीविका के लिए, कभी किन्हीं अन्य कारणों से। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि विश्व जो है पूरा क्या हो रहा है? एक हो रहा है। और यही क्या है? एक्चुअली में यही है आपका क्या? वैश्वीकरण। आइए अब परिचय को लेते हुए समझते हैं। परिचय में कहता है क्या? परिचय में क्या कहता है कि पुस्तक के इस अंतिम अध्याय में हम वैश्वीकरण पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? वैश्वीकरण पर। ठीक है। वैश्वीकरण की चर्चा इस पुस्तक के कई अध्यायों में और कई विषयों की पुस्तकों में की गई है। इससे पहले आपने वैश्वीकरण शब्द को जरूर सुना होगा, कक्षा 10वीं में भी सुना होगा आपने, 11th में भी सुना है और 12th में भी सुना है कई बार। तो वैश्वीकरण तो कई अध्यायों में पढ़ा है आपने, इस पुस्तक में भी समकालीन विश्व राजनीति और कई बुकों में भी पढ़ा होगा आपने। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। तो दो शब्द आया, ध्यान दीजिएगा। एक आया क्या आपका? अवधारणा। दूसरा क्या आया? विश्लेषण। तो अवधारणा अर्थात क्या? वो विचार, वो जो विचार आया, कौन से विचार? वो शब्द, कौन सा शब्द आया? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का जो विचार है उसका विश्लेषण करेंगे, उसको डिटेलिंग से समझेंगे हम, ये विचार कैसे पनपा, कहाँ से आया वैश्वीकरण, और जो कारण थे इस शब्द के आने के, उन कारणों की जांच भी करेंगे, है ना। आगे कहता है कि इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की ही बात करेंगे। किन परिणामों की बात करेंगे? ध्यान दीजिएगा। वैश्वीकरण के फैलने में या वैश्वीकरण के कारणों में कौन से वो राजनीतिक कारण रहे जिनसे वैश्वीकरण जो है वो बाहर आया। वैश्वीकरण ऐसे समझिए कि वैश्वीकरण की रफ्तार बढ़ी या वैश्वीकरण जो है ज़्यादा क्षेत्रों में फैला। दूसरा आर्थिक कारण, वो कौन से आर्थिक कारण है जिसके कारण जो है वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा फैला। और तीसरा क्या है? सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक कारण। तो इन तीनों कारणों और इन तीनों कारणों का परिणाम क्या हुआ, मतलब वैश्वीकरण पर परिणाम क्या पड़ा, और वैश्वीकरण का परिणाम जो है इन तीनों पर भी क्या पड़ा, अर्थात राजनीति पर क्या पड़ा वैश्वीकरण का परिणाम, अर्थात वैश्वीकरण के होने से कौन-कौन से परिणाम सामने आए? वो परिणाम किस रूप में थे? राजनीतिक रूप में परिणाम थे, आर्थिक रूप में वो परिणाम थे और सांस्कृतिक रूप में भी वो परिणाम थे। तो इन तीनों रूपों को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। हमारी दिलचस्पी, ध्यान दीजिएगा, हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है, क्या समझने में है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, हम यह बिल्कुल समझेंगे कि हमारे देश भारत पर इस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि प्रभाव एक ही तरफ से पड़ेगा, दोनों तरफ से प्रभाव पड़ते हैं। तो भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा और वैश्वीकरण पर भारत से क्या प्रभाव पड़ा, है ना। अर्थात पूरे विश्व पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा और पूरे विश्व का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, इन दोनों पहलुओं को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। आखिर में अर्थात अंत में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध, प्रतिरोध अर्थात अर्थात विरोध, अर्थात विरोध, तो वैश्वीकरण को लेकर अर्थात वैश्वीकरण के विरुद्ध होने वाले विरोध को, उस पर भी नजर डालेंगे, मतलब देखेंगे कि किस प्रकार के विरोध हो रहे हैं भाई साहब। और जानेंगे, क्या जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा है। अर्थात चूंकि यह वैश्वीकरण का जो असर होता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो,
है ना, किस पर होता है? समाज पर होता है, समाज के लोगों पर होता है। तो आंदोलन भी कौन करेंगे? अगर कुछ बुरा होगा, नकारात्मक होगा उनके साथ, तो यही समाज तो करेगा आंदोलन, है ना। और कैस किस प्रकार से आंदोलन करेगा? प्रतिरोध जताकर, विरोध जताकर, है ना। तो हम इसको भी समझेंगे, इसको भी आगे हम इसे पढ़ेंगे, किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन इस विरोध का, इस प्रतिरोध का क्या है बच्चे? हिस्सा है। देखिए, वैश्वीकरण के विचार जो हैं, जो सामने आया, उसको समझते हैं। पहले वैश्वीकरण की अवधारणा कहाँ से आई? तो देखिए, वैश्वीकरण जो है अर्थात पूरे विश्व के एक होने की जो अवधारणा है, विचार है, वो कई सारे कारणों से सामने आया। उन कारणों को पहले समझते हैं हम। ये अवधारणा, ये विचार कहाँ से आया? उन कारणों को उन कहानियों के माध्यम से समझते हैं। कहानी कहता है कि जनार्दन, अब कहानी को प्रेम पूर्वक अच्छे से सुनिएगा, है ना। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। चलिए ठीक है, काम करता है। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। देर दोपहर मतलब 2 3 4 बजे के आसपास निकलता है, देर से। दफ्तर में घुसते ही, दफ्तर मतलब ऑफिस जहाँ पे काम करते हैं, तो दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है। मतलब नए नाम से उसकी आईडी बनी हुई है, नए नाम से उस ऑफिस में वो काम करता है। नया लहजा अख्तियार कर लेता है। नया लहजा अख्तियार करने मतलब नई प्रकार की भाषा में वो बात करना, और ऐसे समझिए कि नया लहजा मतलब अलग प्रकार से बोलना, है ना। जैसा वो है एक्चुअल में वैसे नहीं, दूसरे तरीके से बात करने लगता है, नया लहजा अख्तियार कर लेता है। और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। क्लियर है यहाँ तक? कि जो हजारों किलोमीटर दूर बसे उसके क्या हैं? ग्राहक हैं। जिन ग्राहकों से वह फोन पर बात करके उनकी समस्याओं को सुलझाएगा, उनसे नई भाषाएं बात करने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अपने घर में वह न तो यह भाषा बोलता है, जिस भाषा में वह अपने ग्राहकों से बात कर रहा है, उस भाषा में वो अपने घर पर बात बिल्कुल नहीं करता है, और न ही इस लहजे में कहीं बोलता है अपने घर पर। वह सारी रात काम करता है। जहाँ काम कर रहा है, वहाँ वह सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट। आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ रात हो रहा होता है, तो कई देशों में क्या हो रहा होता है? दिन हो रहा होता है। और कई देशों में दिन हो रहा होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है? रात हो रहा होता है। अब हम इस विषय में नहीं जाएंगे कि क्यों हो रहा था, क्योंकि यह हम भूगोल में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं और पढ़ाएंगे भी बहुत सारे भूगोल के चैप्टर में। तो आप भूगोल वाले मेरे चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा। और आप 12वीं कक्षा तक पहुँच चुके हैं, तो आपको निश्चित ही ये सब चीज़ें आती होंगी, क्योंकि यह कक्षा 6 की चीज़ें हैं। छठी कक्षा में पढ़ाया गया है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। कैसे आदमी को? जिससे बहुत संभव है वह कभी आमने-सामने की मुलाकात न कर सके। बिल्कुल। अब जनार्दन एक ऐसे आदमी से बात कर रहा है, उसकी समस्या सुलझा रहा है, जिससे वो कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि वह आदमी जो है दूसरे देश का है और हजारों किलोमीटर दूर है जनार्दन से। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन रोज इसी प्रकार से अपना कार्य करता है, अर्थात अपनी नौकरी करता है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं, बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं। ध्यान रखिएगा। अर्थात जनार्दन को कार्य करते समय जो छुट्टी होती है ना, जैसे हमारे यहाँ संडे की छुट्टी होती है, तो उस प्रकार की जो वहां से छुट्टियां मिलती हैं जनार्दन को, कहाँ से? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिकी कंपनी में काम कर रहा है जनार्दन, भले भारत में बैठा है। तो जनार्दन को छुट्टियाँ जो भी प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, वह वहाँ के कैलेंडर से, अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहाँ उसके ग्राहक रहते हैं। क्लियर है? अब दूसरी कहानी में आते हैं। अभी तक हमने जनार्दन की कहानी पढ़ी, कॉल सेंटर की कहानी। दूसरी कहानी क्या है कि अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए रामधारी कहाँ गया? बाज़ार गया। ठीक है, बाज़ार चला गया। उसने अपनी बेटी को एक छोटी-सी साइकिल उपहार में देने का वायदा किया है। ठीक है, चलो यहाँ भी समझ में आया कि अपनी बेटी को साइकिल देने का वादा किया है। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया। कैसी साइकिल? तो कहता है जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए। मतलब कि रामधारी को कम पैसे में बढ़िया चीजें चाहिए, सीधे समझ लीजिए आप। तो कीमत के लिहाज से, लिहाज मतलब कीमत के अनुसार, दाम के अनुसार उसको जच जाए, पसंद आ जाए, और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो, है ना, कि भैया कम दाम में भी हो लेकिन उसका क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा हो।
समझ रहे बात को। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीद ली जो बनी तो चीन में थी। लीजिए भैया, खरीद कहाँ रहा है रामधारी? भारत में। सामान क्या खरीद रहा है? साइकिल। कहाँ बना हुआ है? चीन में। और तेरी चीन का साइकिल भारत में खरीद रहा है, गजब बात है। लेकिन ये बनी चीन में है, लेकिन बिक कहाँ रही है साइकिल? भारत में। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी है, अर्थात रामधारी के जेब में जितने पैसे थे उतने ही पैसे में रामधारी को जैसा साइकिल चाहिए था वैसा साइकिल मिल गया है बाजार से। और क्वालिटी भी उसे क्या हो गई है? जच गई है, पसंद आ गई है। क्लियर है? क्वालिटी भी क्या हुई है? उसे पसंद आ गई है। अब देखिए, ये कहता है क्या, रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था। बारबी डॉल है ना, क्या होता है? खिलौना होता है बच्चे, एक गुड़िया होती है बारबी डॉल। डॉल मतलब गुड़िया ही तो होती है। और ये गुड़िया कहाँ की है? तो ये गुड़िया दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी हुई थी और भारत में क्या हो रही थी? बिक रही थी। तो आप समझ रहे हैं कहानी? कहानी कुछ इस तरह से तैयार कर रहा है कि आदमी बैठा है भारत में और समस्याएं सुलझा रहा है अमेरिका में बैठे लोगों की। आदमी बाजार जा रहा है भारत के बाजारों में और सामान खरीद रहा है चाइना चाइना में बनी हुई सामान को। तो ये चल क्या रहा है? आदमी जा रहा है बारबी डॉल खरीदने भारत के बाजारों में और वो बारबी डॉल बना हुआ है अमेरिका में। तो ये क्या है? यही तो है बच्चे पूरे विश्व का एक होना। पूरा विश्व जो है बाजार के रूप में एक हो जा रहा है, सामाजिक रूप से एक हो जा रहा है ना। आगे तीसरा कहानी भी कहता है, चलिए तीसरा कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बहुत डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। कहता है सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। पहली पीढ़ी की शिक्षित मतलब इससे पहले उसके ऐसे समझिए कि माता पिता या दादा दादी जो भी थे वो पढ़ लिख नहीं पाए। ठीक है, पर सारिका पढ़ पाई है। कठिन मेहनत किया है सारिका ने और उसके बूते वह स्कूल में, ध्यान देखिएगा, स्कूल और कॉलेज में क्या हुई है? अव्वल साबित हुई है। अव्वल साबित होना मतलब, देखिए अव्वल साबित मतलब होता है क्या कि टॉप करना, क्लास में क्या करना ना, टॉप करना। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। क्लियर है कि भैया अब जब पढ़ लिख गई है अच्छे से, स्कूल कॉलेज में टॉप की है, तो उसे नौकरी भी मिल गई है और एक अच्छा करियर, नौकरी करने का उसे क्या हुआ है? अवसर हाथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में ध्यान दीजिएगा, ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनके परिवार की, सारिका के परिवार की जो महिलाएं थी पिछली पीढ़ी की, उनके पास न तो ये अवसर थे और न वो अधिक शिक्षा ले पाई थी। तो कहता है सारिका जो है, उसके रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। कारण जो भी हो, पर इंतजार कर रहे हैं कि सारिका चूंकि महिला है, तो सारिका के माता ने और दादी ने भी नौकरी नहीं किया, तो सारिका को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया। क्लियर है? सारिका सबको मना ली और उसने फैसला किया। क्यों? क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद है। सारिका का तर्क क्या है कि ये हमारे सामने जो अवसर मौजूद है, हम उस अवसर को क्यों गंवाएं, क्यों खोएं, हम नौकरी करेंगे। अब देखिए, आपने 3 कहानियाँ पढ़ी और ये तीनों कहानी उदाहरण थे और इन तीनों उदाहरण से ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण का एक न एक पहलू दिखाते हैं। तो 3 प्रकार के पहलू आपने देखा। एक में क्या देखा कि हम दूर बैठे अ, अमेरिका में अपने ग्राहकों से बात कर पाते हैं, उसकी समस्याएं सुलझा पाते हैं। दूसरे में देखा आपने किस प्रकार चाइना में बनी हुई और अमेरिका में बनी हुई वस्तुओं को हम अपने देश में ही खरीद पाते हैं। और तीसरा उदाहरण आपने क्या देखा? तीसरा उदाहरण देखा कि सारिका, जिस परिवार में कभी किसी महिला ने नौकरी नहीं की, उस परिवार से निकलकर सारिका को मौका मिला अच्छा शिक्षा लेने का और उसके बाद उसको स्वतंत्र करियर की शुरुआत के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, वो नौकरी कर रही है। तो ये 3 चीजें क्या दिखाती हैं? देखिए, कहता है पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। तो वैश्वीकरण किसका हो रहा है? सेवा का। ध्यान रखिएगा शब्द को, अभी यहीं से समझते चलिएगा अच्छे से। वैश्वीकरण किसका? सेवा का, है ना। दूसरे में कहता है क्या कि रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है, उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ दूसरा क्या हो रहा है?
दूसरा देखिएगा, वस्तुओं की आवाजाही अर्थात वस्तुओं का वैश्वीकरण हो रहा है। जो वस्तु है पूरे विश्व में बिक रही है, बने कहीं भी बिकेगी पूरे विश्व में। समझ में आया? तीसरा कहता है कहानी, जो तीसरी कहानी आपने पढ़ी थी, उस कहानी में कहता है सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच अर्थात जीवन में जो चुनने होते हैं, जो चुनाव करने होते हैं, उन चुनावों के बीच दुविधा है कि वह अपने रिश्तेदारों की बात सुने या अपने जरूरत की चीज, अपने आवश्यकता की चीज को पकड़े, अपने मन की सुने। ये स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है। यह दुविधा जो है वो सारिका के मन में कहाँ से आई है, क्यों आई है? क्योंकि सारिका के सामने क्या हुई है? सारिका के सामने अवसर पैदा हुए हैं। ध्यान रखिएगा, क्या पैदा हुए हैं? अवसर पैदा हुए हैं। तो ये अवसरों का भी तो वैश्वीकरण है कि विश्व में क्या मिल रहा है आपको? अवसर मिल रहा है कुछ करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाकर। तो किस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए हैं? जो उसके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे। लेकिन आज लेकिन आज वे एक सच्चाई है। क्या सच्चाई है? वो अवसर एक सच्चाई है, और जिन्हें व्यापक मतलब बड़े स्तर पर क्या मिल गई है? स्वीकृति मिल गई है या मिल रही है। समझ में आया? आगे कहता है, यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण के शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसके इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। तो अगर आप अपने जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में जब वैश्वीकरण शब्द का उपयोग करेंगे ना, तो और उस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि इसका उपयोग जो है हम कई तरह के संदर्भ में कर सकते हैं, कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, वस्तुओं का वैश्वीकरण, सेवाओं का वैश्वीकरण हो रहा है, राजनीतिक वैश्वीकरण, आर्थिक रूप से वैश्वीकरण हो रहा है, अवसरों का भी वैश्वीकरण हो रहा है। तो कई संदर्भ में करेंगे हम, है ना? नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। ये उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग है। ध्यान रखिएगा, क्या है? कुछ अलग है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है कि फसल के मारे जाने मतलब फसल बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। कुछ किसानों ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। कितने सैड है, भारत में तो अक्सर ये देखा गया है ना? इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। अब देखिए होता गया है कि कुछ किसानों ने जो आत्महत्या कर ली है, क्यों की? क्योंकि उनका फसल बर्बाद हो गया। अब फसल बर्बाद होने से कोई आत्महत्या थोड़ी करता है, लेकिन समस्या यह है कि फसल को बोने के लिए उन्होंने जो बीज खरीदा था ना, वो बीज बहुत बहुत बड़े कंपनी से खरीदा था, बहुराष्ट्रीय कंपनी से खरीदा था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? देखिए 10वीं कक्षा में यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। बहु मतलब क्या होता है? देखिए शब्दों को पकड़िए। बहु मतलब होता है बहुत, है ना? और राष्ट्रीय तो पता है आपको, बहुत सारे राष्ट्रों में क्या हो? कंपनी हो, अर्थात ऐसी कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों में है। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी मतलब क्या होता है? ज्यादा, और नेशनल होता है राष्ट्रीय, और कंपनी तो पता ही है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इन कंपनियों का बहुत सारे देशों में क्या होता है? अपना बैंक होता है, व्यवस्था होती है। तो उनसे किसानों ने क्या किया था? लोन लिया था, कर्ज लिया था, है ना? ऋण लिया, और वह ऋण चुका नहीं पाए किसान। और इसलिए क्या होते हैं ना, किसानों को अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा से बहुत लगाव होता है। उन्हें लगता है हमें कोई जो है ना गलत ना समझे, और इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। दूसरा कहानी देखिए, उदाहरण ही है, उदाहरण समझिएगा। यूरोप में स्थित अर्थात यूरोप में एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। लीजिए, मतलब कंपनी कहाँ है? भारत में। और दूसरी कंपनी कहाँ की है? भारत अथी सॉरी, कंपनी कहाँ है? यूरोप में। और दूसरी कंपनी कहाँ की है? भारत की। भारतीय कंपनी कहाँ गई? यूरोप में गई। और उसने क्या किया? उसने यूरोपीय कंपनी को खरीद लिया। जबकि जो कंपनी खरीदी गई है, वह कंपनी क्या कर रही थी? वह कंपनी का जो मालिक है, उसका मालिक इस खरीदारी के विरोध कर रहे थे। मतलब इस खरीदारी के विरोध में था उस कंपनी का मालिक, उस यूरोपीय कंपनी का मालिक। परंतु यह संभव नहीं सका और भारतीय कंपनी ने उसे खरीद लिया। ये दो उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण देखते हैं। हर उदाहरण को ध्यान से समझते चलिएगा। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है, भय अर्थात डर है। क्या डर है? कि अगर कुछ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकान की अपनी श्रृंखला खोल ली,
खुदरा दुकान किसने लिखा, मतलब बहुत सारे जगहों पर खुदरा दुकान खोल लिए जहां पे लोगों को खुला सामान मिलता है, खोल ली, तो उनकी रोजी रोटी चाहती रहेगी जिनकी पहले से क्या है, दुकान है। ठीक है। मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे, चौथा उदाहरण ध्यान दीजिएगा, कि फिल्म निर्माता ने, अर्थात उसने क्या किया, हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाई और अपनी फिल्म बना ली है। समझ रहे हैं बात को? उसने कहानी उठाई और अपनी फिल्म बना ली है, तो ये आरोप लगे हैं। इसके अलावा देखिए, पश्चिमी परिधान पहने, पश्चिमी परिधान समझते हैं, परिधान अर्थात होता है वस्त्र, बच्चे परिधान अर्थात क्या होता है, पहनावा, वस्त्र जो आप पहनते हैं उसको परिधान कहते हैं। तो पश्चिमी परिधान मतलब क्या, जो पश्चिम के देशों में पहनी जाती है। पश्चिम के देशों अर्थात, अर्थात ऐसे समझिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिकी कंट्रीज है, उन देशों में पहनी जाती है, उन्हें कहते हैं पश्चिमी परिधान। तो पश्चिमी परिधान पहनने वाली, आप ऐसे समझिए, कॉलेज की छात्राओं को, क्योंकि हमारे यहाँ किन्होंने पहना है, कॉलेज छात्राओं ने पहना है, तो उनको एक उग्रवादी संगठन ने, उग्रवादी संगठन क्या होती है, देखिए उग्रवादी क्या होता है, संगठन तो पता है आपका, समूह होता है, और ये कैसे समूह होता है, उग्र समूह होता है। उग्र मतलब हिंसक समूह, कि हिंसा के द्वारा, है ना, जल्दी गुस्सा जाना, क्रोध में जाना, तो उग्रवादी बोलते हैं ऐसे विचारधारा वाले को, जो हिंसा से समस्याओं को सुलझाते हैं। तो उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में कहा, क्या कहा, धमकी दी है भाई साहब। क्या कहा है उसने, धमकी दे दी है। धमकी क्या दी है कि भैया पश्चिमी परिधान आप नहीं पहन सकते हैं हमारे देश में, आपको पहनने हैं तो अपना देसी वस्त्र पहनिए, देसी परिधान पहनिए। समझ में आ रहा है? अब इन उदाहरणों से भी कुछ समझेंगे हम। हमने इन उदाहरणों से क्या समझा, तो इन उदाहरणों, ये उदाहरण हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, कि वैश्वीकरण जो है वो हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता। ठीक है। तो आपने जब 3 उदाहरण शुरू में पढ़े थे, याद होगा, जब जनार्दन का उदाहरण पढ़ा था आपने, सारिका का उदाहरण पढ़ा था आपने, तो वहां इस बात से अच्छा लग रहा था कि क्या बात है, चाइना का सामान भारत में मिल रहा है, क्या बात है, हम भारत में बैठे-बैठे जो है अमेरिका की समस्या, अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति की समस्या सुलझा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगा था हमें कि वैश्वीकरण सही में बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है, और कह रहा है क्या, ये बाकी उदाहरण जो भी हमने पढ़ा है, ये उदाहरण हमें बताता है कि वैश्वीकरण हर अर्थ में, हर प्रकार से सकारात्मक ही नहीं होता। ठीक है? लोगों को ध्यान दीजिएगा, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं। दुष्प्रभाव मतलब गलत प्रकार के प्रभाव भी पड़ रहे हैं। दुष्प्रभाव अर्थात गलत प्रकार के प्रभाव भी पड़ सकते हैं और पड़ रहे हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। किस प्रकार के लोगों की? जो मानते हैं, क्या मानते हैं, कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो यह मानते हैं कि वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हुआ है। ये कह रहे हैं। इन उदाहरणों से, जो बाद के उदाहरण हमने पढ़ा है, उनसे यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण से सिर्फ व्यापार हो रहे हैं या कोई पैसे कमा पा रहा है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। अर्थात ये जो प्रभाव है, कैसा प्रभाव? वैश्वीकरण का प्रभाव। इसकी जो दिशा है, क्या सर, दिशा, प्रभाव का दिशा समझ नहीं आ रहा है सर। देखिए सिंपल सी बात है, आप ले लीजिए एक ए देश ले लीजिए, मान लीजिए पश्चिमी देश है, और बी हमारा भारत है। क्या है? भारत है। अब हो क्या रहा है, देखिए कि ए जो है वो विकसित देश है, क्योंकि वो पश्चिमी देश है, तो कैसा देश है? विकसित है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण समझिएगा अच्छे। अब क्या हो रहा है, चूंकि विकसित देश अधिक कामयाब हैं, और आपको पता होगा कि कामयाब लोगों का जीवन में, जो नाकामयाब लोग होते हैं, वो कामयाब लोगों को ही क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, पीछा करते हैं। उनको समझ में आता है कि अगर मैं भी इनकी तरह चलूँ तो मैं भी अच्छा बन जाऊँगा। तो चूँकि ए जो है, ए एक कामयाब मुल्क है, कामयाब देश है, और बी भारत जो है अभी विकासशील है, अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, तो बी, अर्थात बी के ज़्यादातर लोग ए के पीछा करेंगे, ए का अनुसरण करेंगे। उनको पश्चिमी सभ्यता के आर्थिक तरीका, पश्चिमी सभ्यता का संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है अधिक गतिशील है, अधिक तरक्की की हुई है, तो हम भी उनकी तरह क्यों ना बने। तो देखिए, और वहीं जो पश्चिमी सभ्यता है, यह भारतीय सभ्यता से ऐसा होगा कि भारतीय लोगों से
प्रभावित तो होगी पर उतना नहीं होगी जितना भारतीय प्रभावित हो रहे हैं, ये आपको देखने को मिलता भी होगा। तो हुआ ना जी, क्या यह जो गतिशीलता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो गतिशीलता है, ये जो देश था ये क्या था, ये धनी देश था, समझ रहे हैं, और ये क्या था, ये हमारा देश गरीब है इन देशों के मुकाबले, पश्चिमी देशों के मुकाबले। तो ऐसे में जो धनी देश होगा उसकी तरफ ज्यादा गतिशील हुआ क्या, धनी देशों से, ऐसे समझिए कि धनी देशों से जो है ना वैश्वीकरण जो है वो गरीब देशों की तरफ ज्यादा गतिशील होगा, धनी देशों से ज्यादा प्रभावित होंगे गरीब देश, समझ रहे हैं बात को। तो वही कह रहा है कि दोनों तरफ बराबर नहीं होता है, होना तो बराबर चाहिए कि भैया इधर से भारत से जितना पश्चिमी देश प्रभावित हो रहे हैं उतना ही प्रभावित पश्चिमी देशों से भारत हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर अक्सर क्या देखा है कि धनी मुल्कों से ज्यादा गरीब मुल्क क्या होते हैं, वैश्वीकरण में के रूप में प्रभावित होते हैं, गरीब मुल्क ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा प्रभाव में चले आते हैं वैश्वीकरण के, अर्थात उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति से ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज चले जाते हैं, उन्हें ज़्यादा पसंद आने लगता है उनकी संस्कृतियाँ। तो यही बात कर रहा है, आगे और समझते हैं, चलिए। चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतया सटीक अर्थों में नहीं होता है, मतलब आप ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट बता दे अर्थ क्या है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है, मतलब साफ करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा अर्थात एक विचार के रूप में अगर देखें तो वैश्वीकरण की जो बुनियादी बात है वह क्या है, प्रवाह। लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, प्रवाह। प्रवाह याद रखिएगा, वैश्वीकरण क्या है, कोई अगर पूछे ना तो राइट बोल दीजिएगा, प्रवाह है। तो क्या, किस चीज की प्रवाह, तो कहिएगा विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, है ना, संस्कृति का प्रवाह, हर प्रकार का जो प्रवाह हो रहा है एक देश से दूसरे देशों में, यही प्रवाह तो है वैश्वीकरण, यही प्रवाह तो क्या है, वैश्वीकरण। आप ऐसे बोल सकते हैं, आइए समझते हैं इसको। वैश्वीकरण जो है उसमें प्रवाह जो है वो प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं, विश्व के एक हिस्से के विचारों का। अब देखिए यहाँ पर सर प्रवाह क्या है, देखिए प्रवाह मतलब होता है क्या, आप समझिए, नदी का प्रवाह सुना है कि नहीं आपने, नदी का प्रवाह, ये शब्द सुना होगा आपने। तो उसी प्रकार प्रवाह मतलब नदी का बहाव, क्या होता है, बहाव। तो प्रवाह और बहाव एक ही प्रकार के शब्द हो गए, समझ में नहीं है। यहाँ पे नदी, नदी का प्रवाह मतलब नदी का बहना, बहाव। अब यहाँ पे आ रहा है पूंजी का प्रवाह अर्थात पूंजी का बहाव, संस्कृति का प्रवाह अर्थात संस्कृति का बहाव। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शब्द को जहाँ भी, जिस भी बच्चे को अगर कोई शब्द समझने में समस्या आ रही है वो कमेंट करे, मैं उसका तत्काल क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा उसको कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि शब्द आप समझ गए तो चैप्टर आपको इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कहता है क्या कि विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना। तो आप बताइए किसका प्रवाह हुआ यहाँ पे, इसका प्रवाह हुआ, किसका प्रवाह हुआ, इसका प्रवाह हुआ, विचारों का प्रवाह, ठीक है। दूसरा आई क्या कहता है, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, पूंजी का अर्थात पैसे का। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो अमेरिका से भारत आई हैं, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, कोलगेट हो गया, लेज हो गई, तो ये सारी अमेरिकी कंपनी है, और वहां से पैसा लेकर के हमारे देश में आकर के पैसा इन्वेस्ट करती है और फिर और बहुत सारा पैसा कमाती है। तो यहाँ किसका प्रवाह हुआ, पैसे का प्रवाह। और पैसे को हम किस नाम से जानते हैं, पूंजी के नाम से जानते हैं। तो हुआ ना पूंजी का प्रवाह, ठीक है। तीसरा देखिए, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना, उनका व्यापार होना तथा बेहतर आजीविका की तलाश में। अब इसको छोड़ दीजिए, अब समझिए यहाँ पे तीसरा प्रवाह किसका हो रहा है, तीसरा प्रवाह हो रहा है बच्चे वस्तुओं का, है ना। वस्तुओं का जो व्यापार के रूप में प्रवाह हो रहा है, वस्तुओं का जो व्यापार हो रहा है, जैसे चाइनीज, आप देखा ना चाइनीज वस्तु हमारे यहाँ कैसे बेची जाती है, या अमेरिकी वस्तु। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वस्तुओं का प्रवाह। अच्छा, बेहतर आजीविका के लिए मतलब अच्छा जीवन जीने, अच्छी नौकरी की तलाश में लोग क्या करते हैं, देश दुनिया में जाकर अमेरिका में बस जाते हैं अच्छी सैलरी के लिए, ऐसा होता है ना। तो विभिन्न हिस्सों के लोगों की क्या होती है, आवाजाही होती है, एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में क्या करते हैं, आवाजाही करते हैं, है ना। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, क्या बात, कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए, ये जो प्रवाह हुआ है ना बच्चे, इस प्रवाह से क्या हुआ है ना, पूरा विश्व व्यापी मतलब विश्व बड़े स्तर पर, विश्व बड़े स्तर पर
पारस्परिक मतलब एक दूसरे से, पारस्परिक मतलब एक दूसरे से जुड़ गया है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया है आपस में, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता को, मतलब ऐसा प्रवाह जो हो रहा है वो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक बार हो गया दोबारा नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है। निरंतरता अर्थात लगातार, क्या होगा, लगातार हो रहा है। और इस निरंतरता से मतलब पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ है, वैश्वीकरण पैदा हुआ है। ध्यान रखिए, क्या पैदा हुआ है, वैश्वीकरण। और कायम भी है, मतलब यह निरंतरता जो है, यह वैश्वीकरण जो है, यह पारस्परिक जुड़ाव जो है वो कायम है। कायम मतलब है, एक्चुअल में वो पक्का हो रहा है और है। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। अगला सेंटेंस आता है, देखिए फिर से। वैश्वीकरण आपको समझ में आ रहा है, एक समझ में आ रहा है, बहुआयामी क्या होता है सर? अवधारणा तो पता है सर, अपने विचार बताया था, बिल्कुल, अवधारणा विचार। तो बहुआयामी क्या होता है, मतलब आप वैश्वीकरण को एक विचारधारा से नहीं जोड़ सकते। आप बहुआयामी मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विचार हैं जो वैश्वीकरण को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। बहुआयामी मतलब बहुत सारे रास्ते हैं वैश्वीकरण की विचार को समझने के लिए। अब क्या क्या है देखिए, पहला है इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है। लीजिए, तीन प्रकार के आपको आयाम बता दिए। क्या क्या? राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण होता है। अब एक राजनेता दूसरे देश जाते हैं और वहां पर पूरे विश्व को, यहाँ से समझिए कि पूरे विश्व के जो नेता हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर के किस प्रकार देश में विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ताप अधिक बढ़ रहा है, प्रदूषण है, इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोरोना आया था, तो ऐसा तो नहीं है कि एक देश के नेता कुछ मिलकर कर रहे थे, सभी देशों के नेता मिलकर के इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रहे थे। तो राजनीतिक रूप से हुआ ना वैश्वीकरण। दूसरा, वैश्वीकरण के लिए आर्थिक तो पता ही है आपको, किस प्रकार एक देश से दूसरे देश में कुछ वस्तुएं व्यापार के माध्यम से बेची जा रही हैं। या ऐसा आपने देखा होगा कि एक देश की नागरिक जो है दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, अ, नौकरी कर रहे हैं अपने देश से बैठे बैठे कॉल सेंटर के माध्यम से। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अर्थ कमा रहे हैं, वो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। तीसरा, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक आप देखते हैं ना, कल्चर वहाँ, जैसे देखिए अमेरिका का कल्चर क्या है, पश्चिमी देशों का, जींस है, टी शर्ट है, कोट पैंट है। तो ये हमारे यहाँ हम पहनते हैं नहीं पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। तो ये क्या है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। संस्कृतियाँ आपस में जुड़ गई हैं और वो हमारी संस्कृति जो धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं, साड़ी पसंद करते हैं वो पहनना। तो ये क्या हो रहा है, ये वैश्वीकरण का जुड़ाव है बच्चे, है ना। इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण ये अलग अलग प्रकार के वैश्वीकरण है। ठीक है, आप इसको एक ही नहीं मान सकते हैं, या सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो आर्थिक आधार पर ही हो रहा है, यह भी नहीं कह सकते हैं। इनके बीच भेद करना होगा। भेद अर्थात, देखिए भेद अर्थात क्या होता है जान लीजिए। भेद अर्थात होता है अंतर। क्या होता है, अंतर, डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है क्या, कि यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। लीजिए, यह मान लीजिए आप कि अगर आप मानते हैं आपकी केवल आर्थिक कारण ही है जिसके कारण वैश्वीकरण हो रहा है, क्योंकि पूंजी पैसा कंपनियां आ रही जा रही हैं, इसी कारण सब समस्या है, यही आर्थिक कारण है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप सिर्फ यही नहीं मान सकते। ठीक इसी तरह आगे कहता है कि ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगा आपका। क्या मान लेना, कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है? नहीं, एकदम सांस्कृतिक परिघटना है यह भी बात सही नहीं है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। लास्ट में कहता है क्या, वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा रहा है, विषम रहा है। विषम मतलब, देखिए जो सम होता है ना उसको बोलते हैं बराबर, अब विषम मतलब बराबर नहीं होना। तो ऐसा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था ना कि भारत और किस प्रकार पश्चिमी देशों का, कि पश्चिमी देशों की संस्कृतियां और सभ्यताएं जो है, ऐसा समझिए कि पश्चिमी देशों की जो ऐसा समझिए कि वहाँ पे आर्थिक तरक्की ज़्यादा हुई है, टेक्नोलॉजी जो तकनीक है उसका विकास अधिक हुआ है। तो इस हिसाब से हम पश्चिमी देशों से ज़्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आकर्षण हमें होता है। तो बराबर तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमसे, हमारे देश से भी वो प्रभावित होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हम हो जाते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा आगे है। तो बराबर बिल्कुल नहीं, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो सम नहीं रहा है, बराबर नहीं रहा है, विषम रहा है। हम पर उनका प्रभाव ज़्यादा हुआ है और उन पर हमारा प्रभाव कम हुआ, तो विषम रहा है प्रभाव। क्लियर है?
आगे कहता है यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कौन? कौन? वैश्वीकरण। जो मैंने अभी बताया था, आपको उदाहरण दिया था ना कि अगर एक हिस्सा ले लीजिए, ये हो गए आपके पश्चिमी देश, क्या हो गए? पश्चिमी देश हो गए। और दूसरा हिस्सा ले लीजिए एशिया देश, लीजिए एशिया में जो देश है, तो आप देखेंगे कि एशिया के जितने देश हैं वो पश्चिमी सभ्यता से या पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था से ज़्यादा प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा अमीर है, तो कहीं ना कहीं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और आप देखेंगे पश्चिमी सभ्यता में जो पहनावा खान पान है ना, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ भी है, पूरे एशिया में है। जैसे पिज्ज़ा बर्गर वगैरह जो आप खाते हैं, उन्हीं का तो है, वहाँ का पश्चिमी देशों का ही तो है। इसके अलावा आप जो फ्रेंच फ्राई खाते हैं, उसके अलावा आप क्या बोलते हैं उसको, मोमोज नहीं, मोमोज तो इधर ही का ही है, आपको बताते हैं। पहनावा में जीन्स टी शर्ट कोट हो गया आपको, या फिर तो ये सब क्या है? ये सब पश्चिमी देशों का है। तो हम ज्यादा प्रभावित हुए हैं उससे ज्यादा, है ना। तो वही कह रहा है कि एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है, वही बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है। आगे कहानी है कि ऐसे में जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है, क्या ज़रूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों में, विशिष्ट मतलब जहाँ पे ज़रूरी है, स्पेशल केस में, विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष से परहेज करें। अर्थात बहुत सारे एस्पेक्ट पर, बहुत सारे संदर्भों पर, संदर्भ क्या होता है? उनसे जुड़े, अर्थात वैश्वीकरण से जुड़ी हुई बहुत सी बातों पर हमें क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। कितना ध्यान देना होगा? पर्याप्त, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ध्यान देना होगा। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के, ध्यान समझिएगा, प्रभाव के बारे में कोई सर्वसमान निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वैश्वीकरण एक्चुअल में क्या है, और हम निष्कर्ष पर पहुंच गए और हमने ध्यान नहीं दिया विशिष्ट संदर्भों पर, ध्यान दीजिए किस पर? विशिष्ट संदर्भों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हमें इससे क्या करना होगा? परहेज करना होगा, मतलब दूरी बनानी होगी। हमें पहले पहले पर्याप्त ध्यान देना होगा वैश्वीकरण के विशिष्ट संदर्भों पर, तब जाके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या है? देखिए पहला प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है? क्या है वैश्वीकरण की वजह? वजह अर्थात कारण। अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है। जो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना कि वैश्वीकरण क्या है? तो विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तु का प्रवाह, लोगों का प्रवाह, पढ़ा था ना जी। तो ये अगर ये सारी चीजें से जुड़ी हुई परिघटना है, घटना है कोई, तो शायद यह पूछना असंगत ना होगा। असंगत मतलब थोड़ा अलग ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। मतलब अगर सब यही है, अगर सब यही है, ध्यान से मुझे, सब यही है अगर, तो फिर हमें प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? हमें तो पता चल गया कि वैश्वीकरण का कारण क्या है। लेकिन नहीं, अगर इन चार तरह के प्रवाहों, जिन प्रवाह होता, वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह, है ना, तो इन चार तरह की प्रवाहों की बात है, तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बिल्कुल। अब देखिए कितना अच्छा बात डाला है कि अगर इन्हीं पर चीजों के प्रवाह की बात अगर वैश्वीकरण से जुड़ती है और वैश्वीकरण है, तो ये प्रवाह तो मानव इतिहास में, अगर मानव का इतिहास उठाकर देखेंगे तो विश्व में हमेशा होता आया है, अधिकांश समय हुआ है वैश्वीकरण। नहीं हुआ है जी। आप देखिए ना, क्या अगर हाल फिलहाल के पिछले 25-30 सालों का समय छोड़ दिया जाए, मतलब 1990 के बाद का समय छोड़ दिया जाए, उससे पहले आप देखिए, क्या हमारे यहाँ फाहियान जो आप पढ़े थे, चीनी नागरिक, या फिर आप वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे यहाँ विभिन्न आक्रांताएँ, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो मेगास्थनीज आया था, या फिर जो भारत में जो पुर्तगाली वगैरह आए थे, या फिर ऐसे समझिए कि कोलंबस जो अमेरिका गया था, फिर ये जुड़े थे। फिर उससे पहले भी देखेंगे तो बहुत सारे, मतलब आप चले जाएँगे मध्यकालीन इतिहास क देखेंगे आप, या फिर प्राचीन इतिहास देखेंगे, तब भी आप देखेंगे कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते-आते थे। चाहे आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए 10वीं कक्षा में सिल्क रूट के बारे में, रेशम मार्ग जो चीन से होकर के पूरे विश्व को जोड़ता था कहीं न कहीं, यूरोप और अफ्रीका को। तो
आप क्या देख रहे हैं कि ये चीजें तो हमेशा से होती आई हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वैश्वीकरण अभी हो रहा है? देखिए, वैश्वीकरण अभी हो रहा है ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है बहरहाल, देखिए क्या कहता है, बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है। अब देखिए, अभी यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है, कह रहा है कि नहीं ठीक है, हम मानते हैं वैश्वीकरण पहले भी था, लेकिन जो वैश्वीकरण में समकालीन वैश्वीकरण, देखिए सब नया आ गया है। सम मतलब इस समय, बराबर के समय में जब आप चल रहे हैं, जब आप जी रहे हैं, तो इस समय में, इस काल में, समकाल में जो वैश्वीकरण है, इसके साथ कुछ खास बात है भैया, स्पेशल बना दिया गया इसको, विशिष्ट बना दिया गया, स्पेशल बना दिया गया। याद है ना, विशिष्ट बात पर ध्यान देना होगा। तो क्या है भाई, तो ये ध्यान दिलाते हैं, क्या ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये वैश्वीकरण, वर्तमान में जिस वैश्वीकरण की आप बात कर रहे हैं और इतना इसके प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, इतने बढ़िया मान रहे हैं, इसमें है इसकी गति, इसका स्पीड, कि जितनी तेज गति से पूरा विश्व जुड़ता चला गया है आपस में विभिन्न कारणों से, चाहे पूंजी हो, प्रवाह, सामाजिक हो, आर्थिक हो, लोगों का प्रवाह हो, तो ये जो हुआ है इसमें गति बहुत है पहले की अपेक्षा। पहले बहुत धीरे होते थे। आप देखिए ना, अगर आपको अमेरिका जाना हो तो आप हवाई जहाज से आप 10 से 12 घंटे पहुंच जाते हैं। अगर आपको अमेरिका कोई संदेश भेजना हो तो 1 सेकंड में चला जाता है। अगर आपको बात करनी हो किसी से सामने-सामने वीडियो कॉल, तो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो पहले नहीं थी ना। और प्रसार मतलब फैलाव भी बहुत ज़्यादा हुआ है। आज आप देखिए कितने भारतीय अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, वहाँ 3 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। एक देव समझिए कि एक वहाँ सिटी बना दिया, शहर बना दिया है भारतीयों ने। तो ये जो प्रसार का धरातल है, जो दिखता है ज़मीनी हकीकत धरातल पर, ये 2 चीज़ों से बना है, प्रसार का धरातल जो फैलाव हुआ है और जो गति, इन दोनों के कारण यह जो वैश्वीकरण है, ये ख़ास बनता चला जाता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को, मतलब अभी के वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है, स्पेशल बनाती है। समझ में आया नहीं आया? विशेष बनाती है। वैश्वीकरण का, ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है। इसलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों के इतिहास के संदर्भ में देखें। अर्थात ऐसे समझिए कि जो आप वैश्वीकरण का जो ऐतिहासिक आधार है, उस आधार पर ये इसलिए ज़रूरी है देखना इस प्रकार से कि जो प्रवाह हुए हैं, इन प्रवाहों का इतिहास के संदर्भ, अर्थात ये जो इतिहास रहा है ना, उसको भी समझने के जानने की ज़रूरत होगा हमको। ठीक है? किसका? वैश्वीकरण में जो प्रवाह हुए थे पहले उसके। अब कहता है, हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है। ये तो हमें पता चल गया है, कोई एक कारक नहीं है वैश्वीकरण के लिए, बहुत सारे कारक है जिम्मेवार। फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। अपरिहार्य मतलब बहुत जरूरी कारण साबित हुई है। क्या? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होता है? इंजीनियरिंग, जो विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी, अर्थात जो आविष्कार हुए हैं बच्चे, वो आविष्कार जो है, कहीं न कहीं उन आविष्कारों से जो है ना, कहीं न कहीं पूरा विश्व क्या हुआ है, तो ये जो प्रौद्योगिकी है, ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी कारण साबित हुई है। किस क्या करने में? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में। ठीक है? इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के भिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। तो हुआ ना जी। आप देखिए, ये जो इंजीनियरिंग है, इसमें क्या, इंजीनियरिंग से अर्थात प्रौद्योगिकी में के कारण बहुत सारे आविष्कार हुए। उन आविष्कारों में कौन-कौन से आविष्कार थे? जैसे टेलीग्राफ, है ना? टेलीफोन, माइक्रोचिप जो छोटा-सा लगता है, और नवीनतम नए-नए आविष्कार ने विश्व के भिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। संचार मतलब जुड़ गया है विश्व एक साथ दूसरे से, है ना? कनेक्टेड हो गया है, सेकंडों में कनेक्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह से। संदेश पहुँचाना कितना आसान हो गया है। शुरू-शुरू में जब छपाई अर्थात मुद्रण की तकनीक आई थी, तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी। ये आप 10वीं कक्षा में पढ़े हैं कि किस प्रकार मुद्रण ने, अर्थात छपाई ने, किस प्रकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, किताबों के छपने से, उसमें विचारों के लिखे जाने से, उन विचारों को तरह-तरह के विभिन्न लोगों के पढ़ने के कारण पूरे राष्ट्र में क्या हुआ, राष्ट्रवाद संबंधित विचारधारा फैली और राष्ट्रवाद क्या हुआ, पनपा। किस प्रकार चित्र बनाए गए, उन चित्रों, मतलब समझ रहे हैं आप?
ये तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप। तो मुद्रण से मतलब छपाई के आविष्कार ने भी क्या किया, मुद्रण के आविष्कार ने भी, मुद्रण की तकनीक जब आई तो इस तकनीक के वजह से भी क्या हुआ, इस तकनीक के वजह से वैश्वीकरण को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। क्लियर है। इसी तरह आज हम अगर देखें, इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं, अर्थात यह उम्मीद लगा सकते हैं क्या, कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर आज देखिए कि जिन घरों में मोबाइल आप पहले यूज करते थे, तो आपके माता पिता क्या करते थे, उसका विरोध करते थे कहीं ना कहीं कि ये सही नहीं है, वैसा है वैसा। आज आप देखिए कि समय बदला और 10-15 सालों बाद ही आज स्वयं माता पिता वही मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। अब कहता है कि हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, देखिए अपने बारे में सोचना और सामूहिक जीवन के बारे में सोचना दोनों में अंतर हो जाता है ना। प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जो इंजीनियरिंग है, जो प्रौद्योगिकी है, जो आविष्कार होते हैं, उन आविष्कारों का समाज पर भी असर पड़ता है और व्यक्ति विशेष पर भी तो असर पड़ता है। विचार, ध्यान दीजिएगा, विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही मतलब आना और जाना, इसकी आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। ये तो बात पता है आपको। अगर आज इंजीनियरिंग इतना विकसित नहीं होता तो हवाई जहाज नहीं बनते, है ना। और सामान बनकर एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ों के माध्यम से नहीं जाते, वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं होता, विचार जो है वो मेल के माध्यम से या फिर फ़ोन के द्वारा कभी भी तुरंत भेज देते हैं हम। तो ये जो आवाजाही संभव हुई है, ये जो तरक्की हुई है, ये किसके कारण हुई है? ये हुई है हमारी प्रौद्योगिकी के कारण। ठीक है, चलिए। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। बिल्कुल अंतर है। इन सारे प्रवाह में वस्तु पूंजी का प्रवाह में क्या अंतर नहीं होता है? विचारों के प्रवाह में अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। प्रवाह में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के भिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। बिल्कुल ऐसा देखा गया है। जितने लोग नहीं प्रवाह प्रवाह करते हैं अर्थात कहीं आते-जाते हैं, उससे ज़्यादा क्या आती जाती है? उससे ज़्यादा यातायात सॉरी, उससे ज़्यादा आती और जाती है क्या? पूंजी और वस्तु। क्लियर है? ये ज़्यादा गतिशील है। बहरहाल अब देखिए आपको जो है अब चैप्टर आसानी से अब एक आपको आइडिया लग गया कि हम क्या इस चैप्टर में बताने वाले हैं। एक्चुअली आपको माइंड कहीं न कहीं क्लिक कर रहा होगा। इसलिए थोड़ा चैप्टर में धीरे तेज़ भी चलेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। इसलिए शुरू में धीरा चलना आसान होता है। शुरू में धीमा चलिएगा ना तो बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा तो फिर आप बहुत तेज़ से आगे चल सकते हैं। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया जो संचार साधन जो है, संचार साधन क्या होते हैं? संचार साधन उसे कहते हैं भैया जो टेलीफोन, टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ ना और जो टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, तो ये सब संचार का माध्यम, संचार मतलब संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन संचार होता है। तो इसकी जो तरक्की हुई है और इस ये जो उपलब्ध हुआ है, इसके मात्र से वैश्वीकरण में क्या हो गया है? अस्तित्व में आ गया है फिर से। ऐसी बात नहीं है, कह रहा है ऐसी बात नहीं है। वैश्वीकरण तो पहले से था। यहाँ ज़रूरी बात क्या है देखिए, यहाँ ज़रूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये माइंडसेट विकसित हो गया। देखिए एक नया विचार पनपा है। वैश्वीकरण के होने से, वैश्वीकरण के बढ़ जाने से क्या हुआ है, एक नया विचार ने जन्म लिया है कि पूरा विश्व क्या है, एक है, पूरा विश्व क्या है, परिवार की तरह है। कहते हैं ना, जैसे अभी G20 की जो मीटिंग हुई थी बच्चों, उसमें क्या भारत का G20 का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? वसुधा अर्थात वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी और कुटुंब मतलब होता है क्या? परिवार। तो पूरा विश्व क्या है? परिवार की तरह है। और ये दिखा भी है। कोरोना जब आया था या तो उस वक़्त भी पूरा विश्व पर उसका असर हुआ। इसके अलावा जब कोई आपदा आती है, जैसे सुनामी आता है या भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो ये देशों के सीमा देखकर थोड़ी आते हैं, ये तो पूरे विश्व के लिए आते हैं। तो इस तरह से लोगों के विचार में बदलाव आया है, ठीक है? आज हम इस बात को लेकर सजग हैं मतलब सतर्क हैं, तैयार हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी क्या होगा? पड़ेगा। समझ में आया आपको? आसान बात है। आप उदाहरण देख लीजिए, बर्ड फ्लू
अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रह सकते। हदों मतलब सीमाओं में सिमटे नहीं रह सकते। कोई राष्ट्र कहे कि भैया तुम जो है जैसे ऐसा समझिए कि चाइना कहे कि भाई कोरोना हमारे यहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, या भारत कहे कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिमटे नहीं रह सकते। ये जो है घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती हैं। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती है तो उसका प्रभाव भी उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। अर्थात ये बात कहना चाहता है कि जब कोई बड़ी आर्थिक घटना घटती है ना, जब बहुत बड़े लेवल बाजार में पैसा निवेश होता है तो वह वस्तु बनकर कोई एक उसी क्षेत्र में थोड़ी बिकेगी, पूरे विश्व में जाएगी ना जी। तो बल्कि पूरे विश्व भर में महसूस की जाएगी उसकी गति। ठीक है, समझ में आया आपको? आइडिया आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ऊपर आइए, अगला जो है राजनीतिक प्रभाव, इसको पढ़ने से पहले एक बार ऊपर में जो जो आपका कार्टून वगैरह है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए कंप्यूटर को दिखा रहा है। तो ये देखिए नीचे क्या लिखा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का महाचक्र। तो बिल्कुल जो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो आज बहुत तेजी से विकसित हुई है महाचक्र की तरह, इसमें कंप्यूटर ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, इसके अलावा ऊपर में देखिए बच्ची क्या कहती है, क्या साम्राज्यवाद का ही नया नाम वैश्वीकरण नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें नए नाम की जरूरत क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है साम्राज्यवाद। लेकिन हाँ, साम्राज्यवाद कहीं ना कहीं इससे प्रभावित तो हुआ है। साम्राज्यवाद क्या होता है? अपने साम्राज्य को फैलाना, बढ़ाना। तो साम्राज्यवाद तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनियों का हो रहा है ना। और बिल्कुल इस बात से इतना पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता, पूरी तरह माना ऐसा अमान्य नहीं घोषित किया जा सकता कि साम्राज्यवाद नहीं, साम्राज्यवाद का हुआ है बोलबाला, है ना। जैसे बहुत देशों में दिखेगा आपको क्या कि विभिन्न जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ की सरकारें तक गिरा देती हैं पैसे के दम पर, है ना। वर्तमान में आप देख सकते हैं बांग्लादेश में जो सरकारें गिरी हैं उस पर आरोप किस पर लग रहा है? अमेरिका पर, कि अमेरिका ने ऐसा किया है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर में देखिए और कुछ बचा। हाँ देखिए बहुत सारा चित्र बचा है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहीं शुरू है क्या? हाँ, चित्र एक देखिए, इस अध्याय में कहता है, इस अध्याय में ध्यान से देखिएगा, वैश्वीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाता एक चित्रमाला दी गई है। ये चित्र विश्व भर के अलग अलग हिस्सों से लिए गए हैं। ये चित्र वैश्वीकरण के विभिन्न रंग, रूप, कारण और अलग अलग समाजों पर पड़ने वाले प्रभाव की एक झलक देते हैं। अब देखिए ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि ये व्यक्ति जो है, देखिए इसका रंग रूप कैसा है ना, इसका पहनावा कैसा है, और इस व्यक्ति का जो पहनावा कैसा है, और ये व्यक्ति अपने हाथ में क्या ले रखा है, देखिए इसके हाथ में क्या है, कैमरा है, यह साइकिल है इसके पास नए प्रकार की। तो ये साफ दिखाता है क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति ने क्या किया है, ट्रैवल किया है, और जब ये यहाँ पहुंचा है तो इसे कुछ अलग दिख रहा है ना, जो इसके यहाँ नहीं है, तभी ये चित्र ले रहा है ना। तो ये जैसे ये लग रहा है ना कोई आदिवासी लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें सामने ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाई है। वैश्वीकरण में क्या हुआ है, विभिन्न रंग रूप और विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों से लोग क्या हो पाए हैं, मिल पाए हैं। ये वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है। एक और दो में क्या है, ये चित्र हमारे सामने विरोधाभास स्थिति रखते हैं। विरोधाभास तो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दोनों अलग अलग, दोनों है इंसान ही, लेकिन देखिए विरोधाभास हो रहा है। इनमें भिन्न संस्कृतियों के लोगों का संपर्क दिखाया गया है। देखिए दोनों की संस्कृति अलग है, दोनों का पहनावा देख रहे हैं, दोनों के हाथ में जो इक्विपमेंट है वो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग संस्कृति के हैं। इंटरनेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। ये तो बात पता ही है आपको। देखिए इंटरनेट से क्या हुआ है, इंटरनेट से हम क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों से जुड़ ही पाते हैं, है ना। मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, संदेश पहुंचा करके, विभिन्न माध्यम से व्यापार करके, ऑनलाइन ही सही, हम क्या हुआ है, आसानी से जुड़ पाए हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तीसरा चित्र देखिए, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन हो रहा है। तो न्यूयॉर्क में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है, और विभिन्न तरह की उसकी संस्थाएं भी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के सामने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है भाई। किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है कि वर्ल्ड लीडर्स वेकअप पॉवर्टी, मतलब जो विश्व के नेता हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो जगे किसके लिए, गरीबी को समझने के लिए, गरीबों के लिए जगे। समझ रहे बात को? तो दिखा रहा है, देखिए सोया हुआ है कि किस प्रकार, जैसे ये वर्ल्ड लीडर्स जो है सोए हुए हैं, है ना, और पॉवर्टी पर उनका ध्यान ही नहीं है।
चौथा क्या है, हांगकांग में चल रही विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यापार संबंधित नियम बनाता है। तो विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किस बात को लेके? तो इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण ने कुछ देशों के प्रति भेदभाव और बढ़ाया है। ठीक है, तो ये उनका मानना है क्या है कि वैश्वीकरण ने कुछ देशों में क्या किया है, भेदभाव को बढ़ावा दिया है कहीं ना कहीं, ये मानना है। अब देखिए ये लड़का है, ठीक है, ये क्या कहता है कि भारत में बिकने वाली चीन की बहुत सी चीजें तस्करी की होती है। क्या वैश्वीकरण के चलते तस्करी होता है? बिल्कुल तस्करी तो होता ही है। और वैश्वीकरण, तस्करी की भी वैश्वीकरण का एक रूप ही समझिए एक तरह से। आइए चैप्टर में आते हैं नीचे। कहता है वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव तो हुआ ही है ना बच्चे, राजनीतिक प्रभाव तो हुआ ही है। तो राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार का, देखिए वैश्वीकरण की समकालीन मतलब आज की जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसके प्रभाव के बारे में जारी जो बहस है उसमें एक यह है, क्या बहस, कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है, ये बहस छिड़ी रहती है। राज्य की जो संप्रभुता है, जो राज्य है अर्थात जो देश है, उसकी संप्रभुता अर्थात क्या होती है, निर्णय लेने की शक्ति, है ना, निर्णय लेने की शक्ति। तो जो संप्रभुता है उसकी परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे हो रहा है, अर्थात निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो संप्रभुता है, वो किस प्रकार क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। 3 पहलू कौन से हैं, देखिए सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। समझ रहे बात को बच्चे, कि ये कहा जाता है, पहला बात ये कहा जाता है कि सीधा सरल बात में कहने की ये विचार रखा जा रहा है कि वैश्वीकरण जो है इसके कारण राज्य की क्षमता यानी देश की जो शक्ति होती है, यानी सरकारों को जो करना चाहिए सरकार उसे करने की ताकत में कमी आ गई है सरकारों की। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, वो देश की अर्थव्यवस्था चलाती हैं और उसी पैसे से देश चलता है। तो उस पैसे से जब देश चलेगा तो कंपनियां कहीं ना कहीं उस देश की सरकार को भी तो प्रभावित करेंगी ना बच्चे, बस यही बात है। चलिए और देखते हैं। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ गई है। हाँ ये बात तो है। कल्याणकारी राज्य क्या, देखिए कल्याणकारी राज्य से मतलब है जो सरकार है, राज्य अर्थात कौन, राज्य सरकार, देश, कैसा देश, तो कैसा राज्य सरकार, तो कल्याणकारी मतलब जो जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं चला रही थी। जैसे आपने आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, जो सोवियत संघ में जो सरकारें थीं वो क्या करती थी, देश के सभी संसाधनों पर स्वयं अधिपत्य स्थापित की हुई थी, उनका मालिकाना हक होता था। और बदले में वो सरकारें क्या करती थी, विभिन्न प्रकार के जो गरीबों के लिए या फिर अमीर के लिए सबके लिए जो योजनाएं चलाने का, कल्याणकारी योजनाएं चलाने का कार्य होता था, वो सरकार ही चलाती थी। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था चूंकि उनसे आगे निकल गई तो लोगों ने पूंजीवाद की तरफ, बाजार मूलक व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। तो वो धारणा जो है अब क्या हो गई थी, पुरानी पड़ गई कि लोगों के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं चलाया जाए ज्यादा से ज्यादा। और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया, कि राज्य का हस्तक्षेप जो है, मतलब राज्य का जो है बाजार में या फिर हर जगह, जैसे सोवियत संघ में बाजार भी कौन, बाजार के नियम कौन तय करता था, सरकार ही तय करती थी। लेकिन जब सोवियत संघ टूटा उसके बाद से कैसा वैश्वीकरण का दौर उसी के बाद शुरू हुआ है, एक तरह से पूरा विश्व एक होना शुरू हो गया है ज्यादा तेजी से। तो इस ज़्यादा तेजी से एक हो रहे विश्व में सरकारें किस तरह की हो गई, राज्य कैसा हो गया, न्यूनतम मतलब कम से कम हस्तक्षेपकारी, मतलब सरकार कम से कम हाथ डालती है किसमें, बाजार वाले चीजों में, आर्थिक चीजों में। समझ रहे बात को, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य हो गया, समझ में आया, इसकी जगह इसने जगह ले ली। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, मतलब राज्य हर जगह उंगली नहीं करता है, हर जगह अपने हाथ नहीं लगाता है, हर जगह निर्णय नहीं लेता है। राज्य क्या करता है, कुछ मुख्य कामों तक, कुछ मुख्य कामों तक अपने को सीमित रख लिया है राज्य अर्थात सरकार। जैसे कानून बनाना और व्यवस्था को बनाए रखना। समझ रहे बात को, ये तो आप देखते ही हैं, सरकार यही करती है, राज्य यही करती है, देश यही करता है कि कानून बनाएगा और उसको व्यवस्थित, कानून की व्यवस्था सही से चले, व्यवस्था सही से बनाए रखने का प्रयास करता है। साथ ही अपने नागरिक अर्थात उस देश के, उस राज्य के, उस सरकार के जो नागरिक होते हैं
उनकी सुरक्षा करना, यहाँ पे सरकार का ध्यान आ गया है। इस तरह राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य था आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। मतलब आर्थिक रूप से समाज का कल्याण हो सके, इस पर सरकारें राज्य जो है कार्य करती थी, लेकिन इनसे सरकार ने राज्य ने क्या किया, ध्यान हटा लिया। ये सोवियत संघ के टूटने के बाद ही हुआ था, याद कीजिएगा, ये सब कहानी पढ़े हैं हुए आप, अच्छे समझिएगा। लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात ऐसा राज्य, ऐसा सरकार जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, इसकी जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। मतलब बाजार यह तय करता है, ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी सभ्यता की थी ना, जो अमेरिकी बाजार में होती थी, याद कीजिए कि बाजार तय करता था कि किसी वस्तु का दाम कैसा रहेगा, उसमें प्रतियोगिता होती थी लोगों में। तो बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता, जो समाज में जरूरी है, वस्तु की कीमत कितना होगा, कितने बिकेगा नहीं बिकेगा, इसका निर्धारक हो चुका है अब। ठीक है, आगे कहता है कि पूरे विश्व में, ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ रही है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसले करने की क्षमता में क्या आई है, कमी आई है। सरकार निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका हजारों हजार लाख करोड़ रुपए लगा होता है और उस पैसे से देश की अर्थव्यवस्था चल रही होती है। अगर यह कंपनियां अपना पैर खींच ले तो अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। तो इन मल्टीनेशनल कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय निगम का क्या असर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बिल्कुल। और इससे सरकारों के अपने निर्णय लेने की क्षमता क्या हुई है, प्रभावित हुई है। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ एक बात और भी है। कौन सी बात? कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में क्या आती है बच्चे, कमी आती है। तो ये एक धारणा बनी ना, एक विचार बना कि वैश्वीकरण से क्या हो रही है, राज्य की ताकत में कमी आती है। वो ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वैश्वीकरण से राज्य की ताकतों में, लेकिन प्रभावित तो होती है निर्णय लेने में। ठीक है, राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई राजनीतिक समुदाय हो, उसके आधार के रूप में अगर देखें तो राज्य की जो प्रधानता होती है उसको कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। तो सरकार तो प्रमुख होता ही है, सरकार निर्णय लेता ही है। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि निर्णय लेने में कहीं न कहीं चुनौती खड़ा पेश कर दे। समझ रहे हैं बात को? कौन? मल्टीनेशनल कंपनियाँ। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है। तो विश्व की जो राजनीति है, ये राजनीति किस प्रकार की है पता ही है आपको। यहाँ क्या दिखती है? पुराने झगड़े दिखते हैं, पुरानी प्रतिद्वंदिता दिखती है, जलन की भावना दिखती है कि वो देश हमसे आगे निकल गया। समझ रहे हैं? राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं। ये तो पता ही है आपको। कानून व्यवस्था सुधारते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा देखते हैं राज्य, है ना? ये सब उनके अनिवार्य कार्य है, बहुत जरूरी, यही करेंगे, दूसरा कौन करेगा? और बहुत सोच समझकर अपने कदम नहीं उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। समझ रहे बात को? राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, ये तो क्लियर है। समझ आ गया आपको? वस्तुतः कुछ मायनों में देखा जाए, अर्थात कुछ तरीकों से देखा जाए, तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप, मतलब वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब कैसे हुआ है देखिए, राज्य पहले कमजोर हुआ करती थी, तो दूसरे राज्य क्या होते थे, उसे प्रभावित करते थे। आज राज्य जो हुआ है, राज्य के पास अधिक पैसा आ गया है, आर्थिक रूप से राज्य मजबूत हो गई है। जो तकनीक है, वो तकनीक के माध्यम से राज्य मजबूत हो गई है। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और आविष्कारों ने देशों का क्या किया है, राज्यों का किया है, मजबूत कर दिया है। तो राज्य अब अधिक ताकतवर हो गई है। ये तो समझ में आ गया आपको उदाहरण स्वरूप। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, मतलब आधुनिक जो इंजीनियरिंग है, आविष्कार है, वो मौजूद है, जिसके बलबूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। उनकी क्षमता बढ़ गई है, किनकी? राज्यों की, कम नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। समझ में आया कि नहीं आया? आसान बात है, समझ आ गया होगा आपको।
इसके ऊपर में कोई तस्वीर है, देख लेते हैं। तस्वीर उससे पहले देखे ही थे। 5 नंबर में क्या दिखा रहा है, देखिए। देखिए ये पेप्सी का देख रहे हैं, ये पेप्सी का, और ये नेस्कैफे, ये क्या लिख रहा है? 5 नंबर में कहता है वैश्वीकरण की प्रतीक बन चुकी कुछ वस्तुएं। तो वैश्वीकरण की प्रतीक क्या है भैया? आप जो है जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हों, है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां हों, एक जगह से दूसरी जगह पहुंची हुई, है ना। यहाँ देखिए नेस्कैफे कॉफी कंपनी है। तो ये वैश्वीकरण का है, देख रहे हैं यहाँ पर आपको। ये क्या है, आपको कोई ऐड लगा हुआ है, प्रचार लगा हुआ है किसी और कंपनी का, इस तरह से दिखता है। ठीक है। छठा में क्या कहता है? पहली दुनिया के देशों में अप्रवासी लोगों के काम करने की स्थिति झलक देता है एक चित्र। तो देखिए अप्रवासी लोग जो हैं, अप्रवासी मतलब कौन होते हैं? जो एक स्थान से दूसरी जगह जाके प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं काम काज के माध्यम माध्यम से, नौकरी के लिए। देखिए वो किस स्थिति में, उनके पास चप्पल जूते नहीं है, तो क्या पहन के रह रहे हैं? पन्नी पहन के पैर में रह रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब लगती है। वैश्वीकरण के दौर में बेगानेपन की स्थिति की ओर इशारा करता है एक चित्र। बेगानेपन मतलब अकेलापन की ओर। जो व्यक्ति अपनी जैकेट से शहर साफ रखो का संदेश दे रहा है, उसे शायद ही कल्पना होगा कि इस जैकेट को बनाने वाले किस हालत में रहते हैं। मतलब जो मजदूर हैं जो इस जैकेट को बना रहे हैं, इसको थोड़ी पता है भाई, इसको तो पैसा है, इसने पैसे से खरीद लिया, जैकेट पहन लिया। समझ रहे बात को? वो बात कर रहा है। जर्मनी में संस्कृति कलाकारों की पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए ये जर्मनी की संस्कृति है, वेशभूषा पारंपरिक पेश किया जा रहा है, ये दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो ये चित्र समझ में आ गया आपको, आई होप। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कहता है, देखिए दोनों। कल वैश्वीकरण के खतरे किस प्रकार के, देखिए। आप अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। ये पश्चिमी देशों के अमीर लोग कह रहे हैं, देखिए अपने बच्चे को। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ देखिए पढ़ाई के लिए इस बच्चे को कैसे प्रेरित कर रहे हैं, अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मतलब अजीब है, क्या कहा जाए। और वैश्वीकरण का ये परिणाम है, एक तरह से वैश्वीकरण ने इस चीज को दर्शाया है, लोगों के सामने रखा है। आर्थिक प्रभाव देखिए, समझते हैं। आर्थिक प्रभाव में क्या है कि वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में? तो कहता है यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। किस पहलू से? आर्थिक पहलू से। आर्थिक पहलू से, आर्थिक पहलू के कारण ही बड़ा जो बहस होता है वैश्वीकरण पर, वो ज्यादा होता है। समझ में आया? क्योंकि आर्थिक रूप से किसी क्षेत्र को फायदा होता है तो किसी क्षेत्र को क्या होता है, नुकसान होता है। तो बहस तो ज्यादा इसी पर होगा। इस समस्या का एक पक्ष तो यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। आर्थिक वैश्वीकरण जो हो रहा है, जो पूंजी का वैश्वीकरण है, वो पूंजी फैला है जो पूरे विश्व में, उसको परिभाषित कैसे किया जाए, डिटेलिंग कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए। जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, मतलब इसके बारे में बात होती है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपने पढ़ा ही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो विभिन्न देशों को क्या क्या करता है, विभिन्न गरीब देशों को लोन उपलब्ध कराता है। और विश्व व्यापार संगठन जो व्यापार संबंधित नियमों को क्या करता है, तय करता है। तो इन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर हमारा ध्यान जाता है, तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पड़ जाता है। इन्होंने विश्व भर में जो आर्थिक नीतियां हैं, जो पैसे को लेकर के, पूंजी को लेकर के जो नियम बनते हैं, उन नियमों के बारे में इन्होंने कैसी भूमिका निभाई है, समझ रहे बात को ना, कैसी भूमिका निभाई है, इस पर ध्यान जाता है। भूमिका निभाना मतलब कैसा रोल अपनाना, क्या करना, क्या डिसीजन लेना, क्या निर्णय लेना। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जा सकता, है ना, कि सिर्फ आर्थिक कारण से और इन्होंने क्या निर्णय लिया है यही कारण है क्या वैश्वीकरण का? नहीं, सिर्फ इतने नजरिए से नहीं देखा जा सकता। संकीर्ण मतलब छोटा नजरिया, संकीर्ण मतलब छोटा नजरिया। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। जो आर्थिक वैश्वीकरण है, इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा और कई खिलाड़ी शामिल है। कौन से खिलाड़ी? तो कहता है आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना होगा। समझ में आया? अर्थात कि आर्थिक वैश्वीकरण हुआ है, इससे ज्यादा फायदा या आर्थिक रूप से फायदा किसको कितना हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। यानी इस संदर्भ में
आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण में से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और किसे सबसे कम। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात आर्थिक वैश्वीकरण में किन देशों को ज्यादा फायदा हुआ है और किन को कम। तो देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, ये जो नियमें बनाता है, तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना कि इन पर आरोप लगते रहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर कि ये जो नियमें बनाते हैं ये विकसित देशों को अधिक फायदा पहुंचाते हैं, विकासशील देशों को कम फायदा पहुंचाते हैं। इन आरोप लगा था। तो इसी अर्थ में हमें भी सोचना होगा कि जो आर्थिक फायदा हो रहा है ना, ये फायदा ज्यादा किसको हो रहा है, समझ रहे हैं? आगे कहता है कि यह भी देखने की जरूरत है, क्या देखने की, कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया है। समझे रात को कि किसी को ज्यादा फायदा हुआ, किसी को कम फायदा हुआ, लेकिन कोई ऐसा भी है जिससे क्या हुआ है, नुकसान भी हुआ है इस वैश्वीकरण के कारण। यह भी देखने की जरूरत है। अमूमन मतलब ज्यादातर जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि आर्थिक वैश्वीकरण जिन्हें कहा जाता है, जिस प्रक्रिया को, उसमें दुनिया के जो विभिन्न देश होते हैं उनके बीच आर्थिक प्रवाह क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। मतलब उनके बीच क्या हो रहा है, वहां की कंपनियां कहूँ, जैसे भारत की कंपनी इंग्लैंड जा रही है, इंग्लैंड की कंपनी भारत आ रही है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, आर्थिक प्रवाह तेज हो रहा है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, मतलब मर्जी से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। समझ रहे बात को कि आर्थिक प्रवाह को समझिएगा कि तो जो विकसित देश है, ताकतवर देश हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे समझिए कि ए जो है, ऐसे समझिए, आपको उदाहरण से समझा देते हैं। ए एक विकसित देश है और बी एक कमजोर देश है, ठीक है, और जो विकासशील है ये बहुत कमजोर है, तो ए क्या करेगा, अपनी वस्तु बी में दे बेचेगा, तो बी को क्या करेगा, और गरीब करेगा। और बी की वस्तु जब ए देश में जाएगी तो ए क्या करेगा, उस पर बहुत सारा क्या करेगा, टैक्स लगा देगा। क्या लगा देगा, टैक्स। तो वस्तु क्या हो गई, महंगी हो गई। और जब वस्तु महंगी हो जाएगी तो उसे ए देश में कौन खरीदेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक तरह से ये जबरन लादा गया ना जी, कि हम बेच रहे हैं उसको तुम, और ये जब टैक्स लगाएंगे, मान लीजिए कि बी जब टैक्स लगाएंगे तो ये जो है कहेगा कि हम आपके यहाँ नहीं बेचेंगे, क्योंकि वैसे भी आप गरीब हो, आपको वस्तु नहीं मिलेगा, तब वैसे ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, और बी को उसकी नीड है। तो इस तरह से दूसरे की आवश्यकताओं का फायदा उठाया जाता है, दूसरे की नीड का फायदा उठाया जाता है, ठीक है, ताकतवर देशों द्वारा। ये अक्सर देखा गया है। आगे देखिए, तो जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, क्या देखा, कि ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं का, पूंजी का, जनता का अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है ना, व्यापार बढ़ा है। वैश्वीकरण देखिए, कहता है अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे। आयात मतलब कोई वस्तु उनके यहाँ आई बिकने के लिए, तो उस पर क्या लगा दिया उन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाना मतलब मना कर देना, भैया हमारे यहाँ आप नहीं बेच सकते, ठीक है, अपनी वस्तु। लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। वैश्वीकरण के बढ़ने से क्या हुआ है कि ये रोक बंद हो गया है या कम हो गया है। मतलब अब वस्तुएं दूसरे देश की दूसरे देश में जाके बिकती है। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। ध्यान रखिएगा, जो पूंजी की आवाजाही है इस पर अब कम प्रतिबंध है दुनिया भर में। याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था उसमें, आपने पढ़ा होगा कि जो सोवियत संघ हुआ करता था वो पूरी दुनिया से कट कर रहता था, है ना। तो अपने ही देश में पूंजी का प्रवाह होता था, तो विदेशी मुद्रा उसके यहाँ कम हो गई थी और उस देश की हालत खराब हो गई थी सोवियत संघ की। तो कहता है व्यावहारिक, ध्यान दीजिएगा, व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ, क्या हुआ, कि धनी देश के निवेशकर्ता, निवेशकर्ता किसे कहते हैं, निवेश करने वाले को। निवेश करना मतलब क्या, क्या निवेश करेंगे भैया, पूंजी निवेश करेंगे, पैसा निवेश करेंगे। तो निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं। क्लियर है? खासकर विकासशील देशों में निवेश करते हैं, जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है, ज्यादा फायदा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही है। मतलब अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में वस्तु बेचना है, ऐसी बाधा अब तो नहीं है।
अब तो सीमाएं खुल गई हैं, बाधा नहीं रही है, उनका प्रवाह अबाध हो उठा है। अबाध होना मतलब खुल गया है, अबाध होना मतलब प्रवाह बिना बाधा के हो रहा है। अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है न, और बाध मतलब बाधा, बिना बाधा के, बिना रुकावट के हो रहा है प्रवाह। किसका प्रवाह? पूंजी का प्रवाह। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेट और सेवा जो बाकी उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका एक उदाहरण भर है कि किस प्रकार इंटरनेट एक देश से दूसरे देश में पहुंचा है, कंप्यूटर पहुंची है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। मतलब उस सीमा तक लोग का आना जाना नहीं हुआ है। तो पूंजी का प्रवाह ज्यादा हुआ है, वस्तु का प्रवाह ज्यादा हुआ है, ये तो साफ साफ पता ही है हमें। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं। अब ये समझिएगा, जो विकसित देश है ना, जैसे पश्चिमी देश बहुत अमीर देश हैं, विकसित हैं वो, तो वो अपनी जो वीजा नीति बनाते हैं। सर वीजा क्या होता है? भैया किसी देश में अगर जाना है ना आपको, तो वो देश आपको एक कागज प्रोवाइड करता है, उस कागज में अधिकार होता है क्या करने का? उस देश में जाने का, उसे ही कहते हैं वीजा। ठीक है। और नीति मतलब नियम, मतलब उस देश में जाने के जो नियम होते हैं, वो जो विकसित देश होते हैं, ये बहुत हार्ड वीजा बनाते हैं, मतलब बहुत कड़ा रूल बनाते हैं। अगर उन कड़ा रूल को आप पूरा नहीं कर पाइएगा तो आप उस देश में नहीं जा सकते। तो वो देश क्या कर दिया, कड़ा रूल बना करके, वीजा नीति बनाकर अपने देश को क्या किया, अभेद बनाए रखा। मतलब उस देश में जाना मुश्किल है। ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि दूसरे देश के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया ले। आसान बात है, समझ आया कि नहीं आया? वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का, कि हर जगह एक समान नीति मतलब एक समान नियम अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। समझ में आया? कि एक जैसे नीति या नियम अगर अपना भी लीजिएगा ना, दो देश हैं, अगर दोनों देश एक जैसी नीति नियम अपना लेते हैं तो दोनों को फायदा हो जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देते हैं आपको, अमेरिका। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, क्या? आप ध्यान समझिएगा इस चीज को। एक ले लीजिए अमेरिका, दूसरी तरफ ले लीजिए इंडिया। अब चूंकि इंडिया की आबादी है लगभग 140 करोड़ प्लस है, ठीक, और इंडियन अमेरिका की आबादी 30 करोड़ प्लस है, ठीक है। अब अगर इंडिया में बना सामान अमेरिका में जाएगा तो उसे 30 करोड़ लोग ही खरीद पाएंगे, पर अमेरिका में बना सामान अगर इंडिया आता है तो उसे 140 करोड़ लोग खरीद पाएंगे। अब सोचिए फायदा किसको ज्यादा हुआ? समझ रहे हैं? नियम तो समान था कि दोनों एक दूसरे में बेच सकते हैं अपना सामान, लेकिन फायदा किसको ज्यादा हुआ? समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको, आसान भाषा में। तो इसी बात को कहा है, क्या? इसी बात को कह रहा है कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे यह जरूरी नहीं है, समान नीति हो भी तब भी। ठीक है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक सार आर्थिक नीतियों को अपनाया है। मतलब एक सरकारों ने क्या किया है, एक तरह की नीतियों को अपनाया है, एक तरह के नियमों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। क्यों हुए हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको उदाहरण सही समझा दिया है। यहां भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए, सर्वसामान्य निष्कर्ष मतलब डायरेक्ट आप क्या पहुंचे, रिजल्ट पर पहुंचने के बजाय पहले क्या करना होगा, उससे जुड़े हुए विशेष चीजों पर ध्यान देना होगा। किससे जुड़े हुए? कि भैया परिणाम क्यों अलग हो रहे हैं। तो मैंने बताया ना, जनसंख्या किस तरह से आपका भारत और अमेरिका के बीच में किस प्रकार अंतर ला देता है, नियम समान होते हुए भी किस प्रकार भारत को कम लाभ और अमेरिका को अधिक लाभ हो जाता है। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बट गया है। कह रहा है कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है ना, इसके कारण क्या हुआ है कि पूरे विश्व में जो जनता है ना, और उस जनते के जो विचार है, जनता का जो विचार है, वो बड़ी गहराई से बट गया है, अलग अलग विचार हो गए हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ क्या कर रही हैं, खींच रही हैं सरकारों। क्योंकि आप अपनी भैया आप खुद अमीर बन जाओ, इस तरह से सरकार ध्यान रखती है, गरीबों से ध्यान हटा रही है। और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग क्या है, चिंतित हैं। ऐसे लोग जो समाज में न्याय की बात करते हैं, सबके बराबर होने की बात करते हैं, वो क्या है, चिंतित है। इनका कहना है, क्यों चिंता में है? क्योंकि ये कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा। मतलब अमीर जो है वो और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी कंपनियां स्थापित करने का मौका मिलेगा। जबकि नौकरी और जन कल्याण
मतलब जन कल्याण में क्या क्या आ जाता है, देखिए शिक्षा से संबंधित कार्य जन कल्याण के कार्य है, स्वास्थ्य से संबंधित कार्य जन कल्याण अर्थात जनता के कल्याण के कार्य है, साफ सफाई हो गया, इसकी सुविधा करना, है ना, तो ये सभी जन कल्याण के कार्य है। इसके लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। इनका ये मानना है कि जो लोग सरकार पर निर्भर हैं कि सरकार हमारे पढ़ाई लिखाई शिक्षा का व्यवस्था करेगी, सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए खर्चे उठाएगी, इस व्यवस्था करेगी, सरकार हमारे यहाँ साफ सफाई की सुविधा का ध्यान रखवाएगी, तो जो लोग इस पर निर्भर हैं वैसी जनता तो बदहाल हो जाएगी, उसका बुरा हाल हो जाएगा। ये मानना है सामाजिक लोगों का। अमीर तो व्यवस्था अपना खुद कर ही लेते हैं। सामाजिक न्याय के पक्षधर, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं, किस बात पर, कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए, या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए। किस लिए किया जाना चाहिए सामाजिक सुरक्षा कवच? ताकि समाज के वैसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ध्यान समझिएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव को कम किया जा सके। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? दुनिया के अनेक अदालतों की मान्यता है, मतलब दुनिया के अनेक अदालत यह मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है। अव्यावहारिक मतलब उपयोग नहीं किया जा सकता, व्यवहारिक नहीं लगता है, सही नहीं लगता है, और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। मतलब यो दुनिया के जो अनेक आंदोलन, ऐसे समझिए दुनिया में जो अनेक आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में ये बात मानी गई है, कहा गया है कि जो सामाजिक सुरक्षा कवच की बात की जाती है कि सरकार सुरक्षा प्रोवाइड करे शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये आंदोलन से ये बात सामने आई है, आंदोलन में ये बात कहा गया है। और ऐसे आंदोलनों ने, ऐसे जो आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई है कि वैश्वीकरण को ही रोक दिया जाए। इनका मानना क्या है? वैश्वीकरण को ही रोक दिया जाए, जो असंभव सा प्रतीत होता है ना जी। वैश्वीकरण को कैसे रोक दीजिएगा आप? अभी तो संभावना ही नहीं लगती है, क्योंकि इससे अनेकों लोगों को लाभ भी तो हो रहा है। जिनको लाभ हो रहा है वो नहीं चाहेंगे कि वैश्वीकरण बंद हो, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी के गार पर पहुंच जाएंगे, मतलब गरीब देश ज्यादा लूटे जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे, एकदम हालत उनकी खराब हो जाएगी, गरीब लोगों की, गरीब देशों के गरीब लोगों की। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। मतलब कुछ जो आर्थिक वैश्वीकरण को पढ़ने वाले अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री मतलब कौन? जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो अर्थशास्त्र, जो पैसों की भाषा पढ़ते हैं, पूंजी की भाषा पढ़ते हैं, उनका ये मानना है कि जो आर्थिक वैश्वीकरण हुआ है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी आज दूसरे देशों में जाकर के कंपनी खोल रही हैं, इससे क्या होगा? जो देश एक समय पूरा विश्व क्या था? उपनिवेशीकरण था, मतलब गुलाम हुआ करता था अमीर देशों का, या दूसरे देश उस पर क्या कर रखे थे? उपनिवेश बना रखे थे। वही चीजें हो रहा है अब, पुनः उपनिवेशीकरण कहा है इसको। फर्क ये है कि अब देश गुलाम नहीं बना रहे, अब कंपनियां गुलाम बना रही है, ये कहा जा रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है, जो आर्थिक वैश्वीकरण चाहते हैं कि हो, वे कहते हैं क्या? कि इससे समृद्धि बढ़ती है, बात तो सही है, अमीरी आती है, और खुलेपन के कारण, खुलेपन अर्थात जो बाजार खुल गए हैं कि एक बाजार से दूसरे बाजार में आप अपना सामान बेच लेते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा करके। इस खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है, ज्यादा लोग अमीर होते हैं। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। मतलब हर देश में व्यापार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो देश भी तो समृद्ध हो रहा है, अमीर हो रहा है। लोग अमीर हो रहे हैं तो देश भी तो अमीर हो रहा है। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। ठीक है। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब भैया ऐसा कोई विकल्प नहीं है, बहुत जरूरी है, आर्थिक वैश्वीकरण होना ही चाहिए। और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अर्थात जो इतिहास चाहता है क्या कि वैश्वीकरण हो, वैश्वीकरण बढ़े, इसको रोक देना, वैश्वीकरण को बंद कर देना, ये कोई बुद्धिमानी भरा कार्य नहीं है। ये कहना है किसका? जो आर्थिक वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं। आगे देखिए, वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है। मध्यम मार्गी मतलब, अब देखिए दो आ गया बात शब्द इसमें। एक होता है मध्य, मध्य मतलब क्या होता है? बीच का, और मार्ग मतलब रास्ता। तो जो बीच के रास्ते अपनाते हैं, एक तो वो थे जो कहते हैं वैश्वीकरण को बंद कर दो, एक तो वो है जो कहते हैं कि वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाए,
है ना, पूरी तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे लोगों में समृद्धि आएगी। वहां दूसरी एक तीसरे तरह के लोग हैं जो मध्यम मार्गी है, मध्यम मार्गी मतलब बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। न कहते हैं कि न तो पूरी तरह वैश्वीकरण को बंद करो और न ही पूरी तरह से लागू कर दो। उनका कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की है। उनका ये कहना है कि वैश्वीकरण ने क्या किया है, बहुत सारी चुनौतियां पेश की है और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से, मतलब पूरे दिमाग लगा करके इसका सामना किया जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये बीच वाले रास्ते लोग कहते हैं। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किस बात से, कि पारस्परिक निर्भरता अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। मतलब एक देश दूसरे देश पर कहीं ना कहीं अब निर्भर होकर चला है ना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो आपने देखा है कि विभिन्न सरकारें आपस में जुड़ रही है, व्यवसाय जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। ये सब किसका परिणाम है, ये सब वैश्वीकरण का ही परिणाम है, पूरे विश्व के एक होने का ही तो परिणाम है। क्लियर है। ऊपर में कुछ छूट गया, शायद देख लेते हैं उसको। देखिए, अब ये देखिए तस्वीर का एक श्रृंखला दिया गया है, उसमें तस्वीर नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में कहता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बनी चीजें पहली दुनिया के बाजारों में बिकती हैं। पहले दो चित्र बांग्लादेश और बुल्गारिया में बनी चीजों को दर्शाते हैं। देखिए मेड इन क्या लिखा है, बुल्गारिया, और मेड इन क्या लिखा है, टर्की, इस तरह से लिखा हुआ है, देख रहे हैं। देखिए मेड इन क्या लिखा हुआ है, बांग्लादेश, देख रहे हैं, फुटबॉल बना हुआ है। तो इस तरह से ये बता रहा है कि किस प्रकार जो है ना ये वस्तुएं एक देश से बनकर दूसरे देश से बिकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे 11 नंबर कहता है वैश्वीकरण के विरोध में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सांस्कृतिक और राजनीतिक जो है आयोजन किए गए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये वैश्वीकरण का विरोध कर रही हैं ये लोग। ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव देखिए, अब हमने देखा कि आर्थिक प्रभाव पड़ा था, है ना, और तो अब हम क्या देखेंगे, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है वैश्वीकरण का, ये देखते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, आपके कल्चर से जुड़ा चीज है ये। ठीक है। वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नजर नहीं आते, ये दोनों दायरे तो हम देख लिए हैं। हम घर में बैठे हों तब भी हम इसकी चपेट में होते हैं। कैसे, हम जो कुछ खाते पीते पहनते हैं अथवा जो सोचते हैं सब पर इसका असर नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती है। कैसे, देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए इस भय को बल मिला है, किस भय को, इस डर को, कि यह प्रक्रिया जो है विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। अर्थात विश्व में जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां कहीं दूसरे संस्कृति से प्रभावित होकर विलुप्त ना हो जाएंगी। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। ठीक है। अब देखिए यह क्या दिखा रहा है, देख रहे हैं, ये मिक्की माउस वगैरह है। ठीक है। अब देखिए बाजारों पर कब्जा हो रहा है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, देख रहे हैं। अब देखिए इस संस्कृति पर प्रभाव कैसे होता है। देखिए ये कोक है, क्या है ये, कोका कोला जो पीते हैं ना आप, कोका कोला, ये है, ये टेलीविजन है, इस माध्यम से आ रहा है, हवाई जहाज से, देख रहे हैं। ये दिखा रहा है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह जो है संस्कृति पहुंच रही है। तो कहता है सांस्कृतिक समरूपता का क्या अर्थ है। आप कहेंगे सर सांस्कृतिक समरूपता आपने कह दिया तो उसका अर्थ क्या है। तो कहता है देखिए सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। आया बात कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो यूरोपियन और अमेरिकी सभ्यता है, वहाँ का खान पान है ना, बर्गर पिज्जा, वहाँ का पहनावा, ठीक है, जैसे कोट पैंट, जीन्स जीन्स पैंट वगैरह, ये सब लाता जा रहा है पर ऐसा ये मानते हैं लोग। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। ये तो पता ही है आपको कि ताकतवर देश से सब प्रभावित होते हैं तो वहाँ की चीजों को ही पसंद करते हैं, और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। क्लियर है। आई होप मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन। जो यह तर्क देते हैं
वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण, मैकडोनाल्ड क्या है, बर्गर खाते हैं ना, मैकडोनाल्ड का बर्गर, तो मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं कि पूरा विश्व क्या खा रहा है, बर्गर खा रहा है भाई अपना खाना छोड़ के। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं। क्लियर है? चूंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है, इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी समूची मानवता के लिए क्या है, खतरनाक है। समझ में आया? ठीक है, तो ये लोग मतलब ऐसा मानते हैं ये लोग, जो लोग कहते हैं कि संस्कृति हमारी खत्म हो रही है। इसके साथ साथ यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। हाँ बिल्कुल, नकारात्मक प्रभाव है सिर्फ, यही कह रहेंगे आप तो संभव सही तो नहीं होगा। नकारात्मक प्रभाव आपने देखा, आपने बताया, लेकिन अब कुछ से सकारात्मक भी होते हैं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति कोई जड़ तो नहीं है कि भाई उसके उसी का पेड़ बनेगा। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है। मतलब जितनी प्रकार की संस्कृति होगी वो बाहरी प्रभाव से कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रभावित होती रहेगी। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है ना। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ जाता है। जैसे आप पहले क्या पसंद करते थे, दाल रोटी सब्जी, पर अब बर्गर पिज्जा चाउमीन भी पसंद करते हैं। आप पहले धोती कुर्ता पहनते थे पर अब जींस टी शर्ट शर्ट पहनते हैं। तो ये जो है पसंद नापसंद बदलता जा रहा है कि नहीं बदलता जा रहा है, बिल्कुल बदलता जा रहा है। तो कभी इनसे परंपरागत संस्कृति मूल्यों, ध्यान रखिएगा, तो कभी इनसे परंपरागत संस्कृति मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है कि आपने अपनी परंपरागत मूल्यों को नहीं छोड़ा है, लेकिन आप जो वस्त्र पहन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति नहीं है ये, तो आपकी संस्कृति का क्या हो रहा है, परिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना ही, क्या हुआ कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज और शामिल हो गई। तो जो लोग कहते हैं कि बर्गर के आने से हमारे खाने चले गए, पसंद चला गया, ऐसा नहीं है। हमारे भोजन में एक पसंद और बढ़ गया है, बस ये आप मान के चले। दूसरी तरफ नीली जीन्स भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। मतलब लोगों ने क्या किया, इसे जोड़ दिया। जीन्स पहनकर ऊपर से लोग कुर्ता पहन लेते हैं, खादी का कुर्ता। यहाँ हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं। क्या बात? कि नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहनावे को अब उसी देश की निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। मतलब हमने जो अनूठा पहनावा पहना, क्या, नीली जींस पर कुर्ता, हम अब क्या कर रहे हैं, वही उसी पश्चिमी देश जिसने हमें नीली जींस दिया था, हम उसे कुर्ता भेज रहे हैं और वहां भी लोग कुर्ते, नीली जींस के ऊपर कुर्ते पहन रहे हैं। तो ये तो आदान प्रदान हो गया ना। जींस के ऊपर कुर्ता पहनने अमेरिकियों को देखना अब संभव हो पाया है। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे क्या कहता है, उससे पहले इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, उफ, फिर से एक हिंदुस्तानी, एक कर्मचारी की जवानी, देख लेते हैं। वो फिर से एक हिंदुस्तानी, कॉल सेंटर की कहानी, एक कर्मचारी की जवानी। कॉल सेंटर में काम करना अपने आप में आंख खोल देने वाला साबित हो सकता है। आप अमेरिकियों के फोन कॉल निपटाते हैं और आपको असली अमेरिकी संस्कृति की एक झलक मिलती है, उनकी बातचीत, उनके सोचने का तरीका। एक औसत अमेरिकी हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जीवंत और ईमानदार होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ कमी नहीं है। समझ रहे बात को? ज्यादा जीवंत, ज्यादा ईमानदार है। बहरहाल हर फोन कॉल बातचीत खुशगवार नहीं होती। मतलब हर अमेरिकी से बात करने पर आपको खुशी ही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपके पास अविवेकी, मतलब जिनके पास बुद्धि कम हो, और बदजबान, जिनको बोलने का तरीका ना पता हो, ऐसे लोगों के भी फोन कॉल भी आते रहते हैं कॉल सेंटर में। कॉल हिंदुस्तान में अटेंड की जा रही है, यह जानकर फोन करने वालों का लहजा कभी कभी नफरत से भर उठता है। अर्थात अगर वो भारतीयों से नफरत करते हैं तो ऐसे में भारतीयों से कैसे बात करेंगे, प्रेम से कि नफरत से? नफरत से। और उससे निपटना बहुत तनाव का काम होता है। मतलब नफरत भरी आवाज को सुन करके भी सही से उत्तर देना, एक तरह से, क्योंकि आपकी तो नौकरी है तो आप तो अच्छे से ही बात करेंगे, तो ये तनाव का काम आएगा। आपको टेंशन होने लगेगा कि भाई किस तरह से मैं इससे बात करूं, आपको बुरा भी महसूस होगा। अमेरिकी हर भारतीय को इस रूप में देखने लगे हैं मानो वह उनकी नौकरी छीनने वाला हो। मतलब अमेरिकी को लगता है कि भारतीय इतना ज्यादा स्किल्ड हो गए हैं कि यह हमारे नौकरी छीन ले रहे हैं। आपको कुछ फोन ऐसे भी अटेंड करने होते हैं जिनकी शुरुआत इस पंक्ति से होती है। कौन सी पंक्ति, मतलब कौन से लाइन से होती है? चंद मिनट पहले मैंने एक दक्षिण अफ्रीकी से बात की और अब एक हिंदुस्तानी से मुखातिब, मतलब बात कर रहा हूँ। या
आहरी किस्मत, फिर एक हिंदुस्तानी। प्लीज किसी अमेरिकी से बात कराइए। ऐसी स्थिति में सामने वाले से पटरी बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना जी। आपके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब कोई आप बात करना नहीं चाह रहा है। तो ये स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, ये कहानी कहाँ से ली गई है? 10 जनवरी 2005 के द हिंदू में रंजीता उर्स की रिपोर्ट है। रंजीता उर्स जो है उसने एक बात कही थी, उसके साथ जो घटना घटी थी उसने बताया था। अब देखिए, सांस्कृतिक समरूपता जो है, जो सांस्कृतिक समरूपता है वैश्वीकरण का एक पहलू है। तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। कैसा उल्टा प्रभाव? तो कहता है वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण से जो हर संस्कृति है कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। मतलब जितनी भी संस्कृति को देख ले, वो संस्कृति थोड़ी अलग, जैसे अमेरिकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रही है, वहीं भारतीय संस्कृति अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित हो रही है। तो हर संस्कृति तो विशिष्ट होती जा रही है, अलग होती जा रही है। और इस प्रक्रिया को ही आप क्या कहेंगे? इसी प्रक्रिया को तो आप कहेंगे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, मतलब सांस्कृतिक विभिन्न तरीके से अलग हो जाना। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेल जोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है। मतलब कौन सी संस्कृति ज्यादा अच्छी है इसका ताकत गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, सांस्कृतिक प्रभाव कभी एक तरफा नहीं होता है ना। हर समाज जो है वो दूसरे समाज की संस्कृति से कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। भारत और वैश्वीकरण देखते हैं। भारत और वैश्वीकरण में क्या है, देखिए भारत से जुड़ा, वैश्वीकरण को हमने इतना पढ़ा समझा, पर भारत से उसका क्या रिश्ता है देखिए। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास के विभिन्न काल अवधियों से में पहले भी हो चुका है। अर्थात वैश्वीकरण पहले भी हो चुका है, बस अभी समकालीन वैश्वीकरण में इस वैश्वीकरण की गति अधिक है। यही ना है, पढ़ा है हमने। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। मतलब भारत से लोग कई सदियों से, कई सैकड़ों सालों से लोग आते जाते रहे हैं, और भारत से पूंजी गई है, वस्तुएं गई हैं व्यापार के लिए। और पढ़ा है ना, भारत का मसालों का व्यापार होता था यूरोपियन देशों से, तो ये तो कई वर्षों से होता रहा है। जब औपनिवेशिक दौर था, अर्थात जब भारत गुलाम हुआ करता था, ऐसे में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबे, ब्रिटेन का क्या था मंसूबा, साम्राज्य, अपना साम्राज्य फैलाने का मंसूबा था, अपना विचार था। उस विचार के फलस्वरूप, ब्रिटेन के उस साम्राज्यवादी विचार मंसूबों के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था। वहां कच्चे माल भेजता था भारत। बने बनाए सामानों का आयातक देश था। मतलब बने बनाए सामान वहां से आते थे, वहां मशीनों में सामान बनकर हमारे यहाँ आते थे। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया, निर्णय लिया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाना चाहिए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरों देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी। मतलब दूसरे देशों को हम कच्चा माल नहीं भेजेंगे, ताकि हमारे अपने उत्पादक जो हमारे यहाँ वस्तु बनाते हैं उनको चीजों को बनाना सीख सके। इस संरक्षणवाद, इसे क्या बोलते हैं, संरक्षणवाद बोलते हैं। संरक्षण देना कि दूसरे देश जो है हमारे यहाँ क्या करे, वस्तु ना बेच सके, और हम दूसरे देशों को अपनी वस्तुएं नहीं भेज सके, कच्चे माल नहीं भेज सके, और अपने यहाँ ही वस्तुएं बनाए। इसी को कहते हैं संरक्षण देना, अपने देश के व्यापारियों को, अपने देश के उत्पादकताओं को। तो इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हो गई। अब क्या दिक्कत पैदा हो गई, देखिए, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने कि वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने, ध्यान दीजिएगा, 1991 में ही भारत ने वैश्वीकरण या उदारीकरण की नीति को अपनाया था। वित्तीय संकट से उबरने के लिए, मतलब धन का संकट आ गया था देश में, और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में, ध्यान दीजिएगा, इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। याद रखिएगा, कौन सी योजना शुरू हुई, आर्थिक सुधार की योजना। मतलब ऐसा प्लान किया गया कि विदेश में बेहतर अर्थव्यवस्था हो हमारी। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटा दी गई। मतलब जो विभिन्न आयात था कि भैया कोई देश जो है हमारे यहाँ कोई वस्तु नहीं भेज सकता, नहीं बेच सकता,
कोई कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आ सकती, इस तरह के जो अथी थे, मनाही थे, उसको हटा दिया गया। ठीक है, बाधाएं हटा दी गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे, मतलब कोई बाहरी आकर व्यापार कर सकता है दूसरे देश का, और विदेशी निवेश भी हमारे यहाँ आ सकता है। यह कहना जल्दबाजी होगी क्या कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी उच्च वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। तो देखिए, ये कंपनियां आई तो फायदा तो हुआ, लेकिन यह सब भारत के लिए कितना अच्छा साबित हुआ, यह अभी कहना अनुचित हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक वृद्धि का दर ये मकसद ये नहीं होता है, आर्थिक वृद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि देश बहुत तरक्की कर जाए। उसका मतलब ये होता है कि देश के हर नागरिक को विकास का अवसर मिले, देश का हर नागरिक समृद्ध बने, ये होता है। समझ आया आपको? इसीलिए नहीं कह रहा है। वैश्वीकरण का प्रतिरोध, देखिए वैश्वीकरण का विरोध जो होता है, प्रतिरोध होता है, उसको समझिए। जो विरोध होता है ना, प्रतिरोध, उसको देखिए। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है। बहस तलब मतलब वैश्वीकरण पर बहुत बहसें हो सकती हैं, क्या सही है क्या गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये तो बहस वाले मुद्दा है, और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो भी रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि वामपंथी, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। मौजूदा जो वैश्वीकरण है, ये उनका कहना है कि जो मौजूदा वैश्वीकरण दिखता है हमको, ये पूरे विश्व में पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। मतलब जो पूंजीवाद से थोड़ा सा विरोध करते थे, पूंजीवादी व्यवस्था, याद है ना, सोवियत संघ, वहां पे समाजवादी व्यवस्था। तो जो समाजवादी व्यवस्था या वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जो देश में वैश्वीकरण हो रहा है हर जगह पूरे विश्व में, ये पूंजीवादी का ही एक अवस्था है, ये पूंजीवाद है, उनका ये मानना है, क्योंकि इसमें पूंजी ही तो निवेश हो रहा है हर जगह। और उनका यह भी तर्क है कि जो व्यवस्था है, ये धनिकों को और ज्यादा धनी बना रहा है, जबकि इनकी संख्या क्या है, कम है धनिकों की, और गरीब को और ज्यादा गरीब बना रहा है ना? ये तर्क है इनका, वामपंथियों का। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उनकी क्षमता में कमी आती है। अगर सोचिए कोई राज्य गरीब होगा, कमजोर होगा, तो क्या अपने जनता की, अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक, जो दक्षिणी विचारधारा के हैं, दक्षिणपंथी, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित रहते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की भी चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक और आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो, अर्थात हमारे देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बने, इसलिए हमें संरक्षण देना होगा। और सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाए तो इनकी चिंता है क्या, कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, इनकी हानि हो रही है। लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीके से हाथ धो रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि आप पुरानी परंपराओं को लेकर उतना ज्यादा चिंतित ना हो। हर दौर में क्या होता है, चाहे पुरानी परंपराएं हो जाए या कोई नई विचारधारा, नई परंपरा हो जाए, हर परंपराओं, हर विचारधाराओं में कुछ सही और कुछ गलत होता है। जो सही होता है उसे आप पकड़ें, और जो गलत होता है उसे छोड़ते हुए आगे बढ़े, क्योंकि परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, कुछ भी स्थिर कहाँ है। यहाँ हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी निभा रहा है। बिल्कुल, जो वैश्वीकरण का विरोध है, ये विश्व स्तर पर हो रहा है, और विश्वव्यापी नेटवर्क में क्या है, नीचे आते देख लेते हैं। हाँ, भागीदारी करते हैं, और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ बना लेते हैं। जो जो लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, उनसे ये रिश्ता जोड़ लेते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है। मतलब जो वैश्वीकरण के आंदोलन होते हैं, वैश्वीकरण के विरोध में जो आंदोलन हो रहे हैं, इसमें बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। मतलब वो मानते हैं वैश्वीकरण होना चाहिए, परंतु वैश्वीकरण का परिणाम यह ना हो कि साम्राज्यवाद फैल जाए, अर्थात जो अमीर देश है उसका गरीब देशों पर क्या हो जाए, नियंत्रण स्थापित हो जाए। ये इसका विरोध करते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। सिएटल वो जगह का नाम है जहां ये बैठक हुई थी 99 में। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित और तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। मतलब ये कहा गया था कि जो आर्थिक ऐसे समझिए कि जो आर्थिक रूप से ताकतवर देश है, जो अमीर देश हैं, वे व्यापार के गलत नियम बनाते हैं और व्यापार के जो तौर तरीके हैं उनको अपनाने की जगह उनका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। इसके विरोध में क्या हुए थे, वहाँ प्रदर्शन हुए थे। कहाँ हुए थे? सिएटल में हुए थे। कब हुए थे? 1999 में हुए थे। 1999 में जब मंत्री स्तरीय बैठक हो रही थी, उस बैठक के विरोध में हुआ था। ठीक है। विरोधियों का ध्यान रखिएगा, विरोधियों का तर्क है, क्या तर्क है कि उदयीमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में, उदयीमान मतलब उदित होता, मतलब जो वैश्विक अर्थव्यवस्था शुरू हो रही है, जो उदित हो रही है। उदित होना मतलब देखिए, उदय होना मतलब उगना, निकलना। तो जो निकल रही है, जो सामने आ रही है वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, उसमें विकासशील देशों के हितों की समुचित महत्व नहीं दिया गया है। मतलब कि इनका आरोप था, इससे भी पहले आपने पढ़ा होगा कि भारत जो है वो इस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन, उस पर आरोप लगाता रहा है कि व्यापार के इस प्रकार के नियम यह संस्था बनाती है जिससे विकसित देशों को अधिक फायदा हो और विकासशील देशों को कम फायदा हो। तो यही आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है ना, इसमें विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है, अर्थात विकसित देशों को दिया गया है। आगे कहता है क्या, देखिए, नौ उदारवादी जो नया है, ठीक है, उदारवादी वैश्वीकरण, जो नया उदारवादी वैश्वीकरण है जो 1991 में अपनाया गया, विश्व के सभी देशों को, सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए रास्ते खोल दिए गए आने जाने के, व्यापार करने के, पूंजी के आवाजाही के। तो ये जो उदारीकरण या नौ उदारवादी वैश्वीकरण है, इसके विरोध का एक विश्वव्यापी मंच, नाम क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF है, याद रखिएगा। ये विरोध करता है इसका, नौ उदारवाद का। ठीक। इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, जो मानव के अधिकारों के लिए कार्य करते हैं, पर्यावरणवादी, जो पर्यावरण के लिए बात करते हैं, जो पर्यावरण के सुरक्षा की बात करते हैं, मजदूर संगठन, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नौ उदारवादी वैश्वीकरण का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्लियर है? वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF की पहली बैठक कब हुई थी? 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी, याद रखिएगा। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है मुंबई वाला, भारत में हुआ है। इसकी बैठक ब्राजील में मार्च 2018 में हुई है, ध्यान रखिएगा। कब हुई है ब्राजील में? मार्च 2018 में, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, आगे थोड़ा बचा हुआ है, अभी देख लीजिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध, प्रतिरोध अर्थात विरोध, भारत में विरोध हुआ है, विश्व में होगा तो भारत में नहीं होगा। देखिए, वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है, प्रश्न उठता है। तो कहता है, सामाजिक आंदोलन से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है ना। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। सामाजिक आंदोलन जब होते हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं अपनी, उसका हल तलाशने में होता है, हल ढूंढने में मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है, मतलब कई वर्षों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ जो वामपंथी है, उनके तेवर की आवाजें, मतलब वामपंथी तेवर जो है, मतलब जो जो वैश्वीकरण का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, उनकी वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं। तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी, मतलब कुछ राजनेता भी इसका विरोध करते हैं जो वामपंथी राजनेता हैं, और इंडियन सोशल फोरम तो विरोध करता ही है। वर्ल्ड सोशल फोरम की तरह ही क्या होगा? इंडियन सोशल फोरम, याद रखिएगा। औद्योगिक श्रमिक, जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, और किसानों के संगठन ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए। मतलब नीम का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। और इसका समझिए, नीम के पेड़ का पेटेंट कराने का कोशिश किसने किया? अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने। इसका भी कड़ा विरोध हुआ है ना। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो वैश्वीकरण है, इसका विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनल,
मतलब टीवी चैनल का विरोध से लेकर के वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि, मतलब उनकी जो इंटरेस्ट जग रहा है स्कूल कॉलेज के छात्रों का, उसका ये विरोध शामिल है इसमें। ठीक है, तो आपका यहाँ चैप्टर क्लोज होता है। ऊपर में कुछ बचा है, देख लेते हैं। अब देखिए ये तस्वीर बच गया था यहाँ से, है ना। ये देखिए ये पेप्सी का यहाँ ऐड लगा हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सी है, आपको पता ही होगा पेप्सी के बारे में। और यह व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, बगल में बैठकर चाय पी रहा है। विज्ञान विज्ञापन को बेअसर करता है एक आम नागरिक, है ना। ऐसे ना आम नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है ना, जिनको कोई लेना देना नहीं है, अपनी संस्कृति अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। चीनी मॉल से आटा जापानी बाजार, देखिए अब ये चीनी मॉल है, लेकिन वहां देखिए जापानी बाजार इस प्रकार का होता है। मॉल में आपने देखा होगा, भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा पश्चिम एशिया में बड़ी कंपनियों का देशीकरण कर रहा है। देखिए, देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए बर्गर देख रहे हैं ना, मैकडोनाल्ड का दिख रहा है सब आपको। या फिर देखिए यहाँ पर क्या है, मैक अरबिया मिल, देख रहे हैं ग्रिल्ड कोफ्ता वगैरह वगैरह, अब देख लीजिए सब कुछ ये। तो आपका चैप्टर क्लोज होता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो मैं उसको सुलझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।